इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 291। आरव मेहरा, जो पहले ही जा चुका था, निश्चित रूप से नहीं जानता होगा कि उसका रक्तदान समारोह गार्जियन टॉवर के भीतर एक गर्मागरम चर्चा को जन्म देगा। वह पहले ही मेहरा फैमिली मैनर में वापस आ चुका था और मैजिक एरे के नए रूप के अनुकूल होने के लिए कुछ दिनों के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। 10 मैजिक एरे के एक में विलीन होने के बाद मैजिक एरे ने एक नया आकार ले लिया था। 10 पिछली मैजिक एरे 10 रूले पहियों की तरह थीं जो मैना दिए जाने पर धीरे धीरे घूमती थीं। हालांकि अतीत में वे आरव मेहरा के नियंत्रण में अपने कार्यों को लगभग पूरी तरह से अंजाम दे सकते थे, लेकिन उनके स्वतंत्र संचालन को आरव मेहरा द्वारा स्वयं जोड़ा जाना था, इसलिए उनमें से प्रत्येक के बीच हमेशा 1 मिनट का अंतर होता था। लेकिन अब यह अलग था। 10 मैजिक एरे बिना किसी अंतराल के एक साथ विलीन हो गए थे। हालांकि उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन दक्षता कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी, और अब आरव मेहरा को इसे नियंत्रित करने के लिए अपना ध्यान विभाजित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह इसमें से मन को बहता रहेगा, ये स्वचालित रूप से आरव मेहरा के शरीर के भीतर घूमता रहेगा। पिछले 2 दिनों में आरव मेहरा ने अपनी नई मैजिक एरे का इस्तेमाल बुक ऑफ डेथ के भीतर रहस्यमय पात्रों का विश्लेषण करने के लिए किया और सुखद रूप से पाया कि दक्षता अब पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। 10 दिनों का काम 1 दिन में हो गया, जबकि खपत बहुत कम हो गई थी। अब उसे अपना मन ठीक करने के लिए केवल ध्यान करने की ज़रूरत थी, जबकि पहले उसे खपत से निपटने में सक्षम होने के लिए मन क्रिस्टल के माध्यम से मन को फिर से भरना पड़ता था। जहां तक मंत्रों और मेटामैजिक्स के विलय की बात है, यह अगले चरण पर पहुंच गया है। आरव मेहरा ने पहले ही तीसरे दर्जे के मंत्रों को मेटामैजिक्स के साथ मिलाना शुरू कर दिया था, और शायद जब तक आरव मेहरा 5वीं रैंक का हाईमेज बन जाता, तब तक वह एलिमेंटल इंकर्नेशन जैसे कोर मंत्र को इंस्टेंट कास्ट और एम्पावर स्पेल जैसे कोर मेटामैजिक्स के साथ मिलाने की कोशिश करता। आरव मेहरा कुछ दिनों तक अपने कमरे में मैजिक एरे पर ध्यान केंद्रित करता रहा, और उस दौरान विलियम ने भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। रॉस वास्तव में कई बार आया, लेकिन विलियम के ठंडे चेहरे ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। आज भी यही हुआ। रॉस, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि चचेरा भाई राजीव कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, फिर भी तुम यहाँ आकर परेशान कर रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ असभ्य व्यवहार करने के लिए दोष मत दो। विलियम वास्तव में गुस्से में था। हम दोनों ही उच्च जादूगर हैं और तुम भी मुझसे हार गए। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। विलियम हर बार उस लड़ाई को याद करते हुए अपने छोटे चचेरे भाई को दिल से धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता था। अगर वह 1000 सल्फ सिटी नहीं गया होता तो उसे कैसे भौहें सिकुड़ने और रॉस को चुप रहने के लिए कहने का मौका मिलता। वह केवल दूसरी श्रेणी की ताकत वाली युवा पीढ़ी का सदस्य था। 5वीं रैंक का महान जादूगर जो एक महान कीमियागर भी था, बहुत दुर्जय लगता था, लेकिन वह मेहरा परिवार के कई प्रतिभाशाली लोगों के बीच विशेष रूप से आकर्षक नहीं था। वह युवा पीढ़ी में 5वें और 8वें स्थान पर था, जो लियोन, ओबे और रॉस उन शीर्ष 3 की तुलना में एक बिल्कुल अलग स्तर था। उस समय विलियम ने वास्तव में सोचा था कि वह भविष्य में केवल उनका सम्मान कर सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस मिशन को वह एक तरह का निर्वासन मान रहा था, वह उसे एक ऐसे चचेरे भाई से मिलने भेजेगा जिससे वह कभी नहीं मिला था और जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह एक पूरी नई दुनिया के संपर्क में आने जैसा था। वह चचेरा भाई जिसे वह पहले कभी नहीं मिला था, बस एक राक्षस था जो उस स्तर पर पहुंच गया था जिसे केवल अविश्वसनीय ही कहा जा सकता था, चाहे वह कीमिया में हो या जादू के मार्ग में। ऐसे कई मौके थे जब उसे विलियम को अंतर्दृष्टि देने के लिए बस कुछ बताने की जरूरत थी। इसके विपरीत, जिन शिक्षकों के अधीन उसने अतीत में अध्ययन किया था, उन्हें केवल अयोग्य ही कहा जा सकता था। कभी कभी विलियम ने उन शिक्षकों को कुछ वर्षों के लिए अपने छोटे चचेरे भाई के अधीन सीखने के लिए 1000 सल्फ सिटी में लाने के बारे में भी सोचा था कि वे अपने छात्रों की प्रगति में बाधा डालना बंद कर दें। 5वीं रैंक के महान जादूगर से उच्च जादूगर तक विलियम को केवल आधे साल की जरूरत थी। दूसरों को वही काम करने में दर्जनों साल लग सकते हैं, और ओकलैंड लौटने के बाद विलियम को अचानक पता चला कि रॉस, जिसकी पीठ पर वह पीछा कर रहा था, अब इतना आगे नहीं था। उसने राजीव के पॉइंटर्स से उसे हरा भी दिया। मुझे वाकई कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। रॉस ने विलियम को बहुत जटिल भाव से देखा। विलियम कुछ समय पहले तक उसके लिए बेकार था। कौन सोच सकता था कि इतना बेकार व्यक्ति अब उससे बराबरी की बात कर सकता है और उसे हरा भी सकता है। छोड़ो रॉस, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। चचेरा भाई राजीव कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है और उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण काम है तो तुम मुझे पहले बता सकते हो। एक बार चचेरा भाई राजीव अपना काम निपटा ले तो मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। रॉस ने विलियम को कुछ देर तक देखा और फिर माना कि विलियम झूठ नहीं बोल रहा है। वह कुछ शर्मिंदा लग रहा था। रॉस पिछले दिन से ही स्टेन वॉटसन की मौत की जांच कर रहा था। इस वजह से उसने रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप का दौरा भी किया और कुछ विवरण पूछने के लिए व्यक्तिगत रूप से अन्ना अकिलीज की तलाश की। स्टेन वॉटसन की मौत के कारण मची अफरा तफरी के कारण रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप बहुत व्यस्त था। वॉटसन परिवार को खुश करने के लिए नेता के पास व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने और उस मिशन की कमांडर अन्ना को कड़ी सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे प्रथम उपनेता से हटाकर कप्तान के पद पर बिठा दिया गया।
वह केवल एक व्यक्ति के अधीन उच्च रैंक वाली से केवल 10 कमजोर भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम हो गई। ऑरेंज पर्वतों में हुई उस लड़ाई के बारे में इसके बारे में सभी जानकारी गुप्त रखी गई थी। यहाँ तक कि रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के भीतर भी केवल कुछ उच्च रैंक वाले भाड़े के सैनिकों को ही इसके बारे में पता था। रॉस के लिए सौभाग्य की बात यह है कि अतीत में उनका उनसे कुछ लेन देन हुआ था और एक बार तो उन्होंने गलती से उनकी मदद भी की थी। इस बार वह व्यक्तिगत रूप से रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के नेता की तलाश में गया था। हालांकि दूसरा पक्ष अनिच्छुक था, लेकिन वह मना नहीं कर सका। और जब रॉस ने स्टेन वॉटसन की मौत की जांच करते समय उन्हें बहुत दूर जाने से रोकने के लिए मेहरा परिवार का उपयोग करके वॉटसन परिवार पर कुछ दबाव डालने का सुझाव दिया, तो नेता ने राहत की सांस ली। अंत में रेड ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के नेता ने कमरे से बाहर निकलने से पहले अन्ना को बुलाया। अन्ना की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। ये प्रसिद्ध विशेषज्ञ तलवारबाज महिला बुरे सपने देख रही थी और वह डरी हुई लग रही थी। रॉस का सामना करते समय वह कमोबेश ठीक थी, लेकिन जब उसने लड़ाई के बारे में पूछताछ शुरू की तो अन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी यादें और भी अस्त व्यस्त थीं। रॉस ने अन्ना से हत्यारे की कुछ विशेषताओं को जानने में कामयाब होने से पहले बहुत समय बिताया। 20 के दशक की शुरुआत में एक युवा जादूगर, बल्कि पतला और पीला, एक आलसी मुस्कान पहने हुए। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह चींटी पर कदम रखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब उसने कदम बढ़ाया तो वह अपने शिकार का पीछा करने वाले एक क्रूर शिकारी की तरह था। हत्यारे ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसके कफ पर चांदी की रेखाएं थीं, जो एक महान जादूगर की निशानी थी। लेकिन उसने जो ताकत दिखाई वह एक महान जादूगर की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसके हाथ में जो जादुई छड़ी थी उसके ऊपर मुट्ठी भर एलिमेंटल एम्बर लगा हुआ था, जो हत्यारे का एकमात्र मूल्यवान हथियार होना चाहिए था। उस विवरण ने रॉस मेहरा को हैरान कर दिया। सबसे पहले उम्र थी। युवा पीढ़ी के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में रॉस 20 वर्षीय प्रतिभाशाली लोगों के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। रॉस ने शर्त लगाने की हिम्मत की कि ओकलैंड के पास अपने शुरुआती 20 के दशक में एक प्रतिभाशाली महान जादूगर नहीं था जो रेड ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के संरक्षण में स्टेन वॉटसन को मारने का कारनामा कर सकता था। इसके लिए एक आर्कमेज की ताकत की आवश्यकता होगी। अपने 20 के दशक में एक आर्कमेज, ये कितना पागलपन था। और भले ही ऐसा कोई व्यक्ति हो, रॉस उसे नहीं ढूंढ सका। 20 साल का, पीला और पतला, एक काला लबादा पहने हुए। ये बहुत स्पष्ट था, ओकलैंड में ऐसे कई लोग थे। एकमात्र सुराग एलिमेंटल एम्बर वाला जादुई स्टाफ था। पूछताछ करने के बाद रॉस निराश होकर रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप से चला गया। लेकिन मेहरा परिवार में लौटने के बाद उसे एक आश्चर्यजनक खबर मिली कि थाउजेंड सल सिटी से आए राजीव ने पहले ही पैतृक भूमि में प्रवेश करने के लिए कुलपति से अनुमति प्राप्त कर ली थी। इस जानकारी ने रॉस को संदिग्ध बना दिया। आखिरकार एल्डर काउंसिल इस पर काफी समय से बहस कर रही थी। एल्डर काउंसिल के सदस्य के रूप में रॉस को इस बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। वह राजीव अचानक पैतृक भूमि में प्रवेश करने का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता था। रॉस स्पष्ट रूप से कुलपति ऑफ्रान के चरित्र को जानता था। वह दृढ़ था और केवल अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाता था। वह कई वर्षों से एल्डर काउंसिल से बंधा हुआ था, लेकिन वह राजीव मेहरा जैसे महान जादूगर के लिए उनसे अलग होने वाला व्यक्ति नहीं था। जब तक कि राजीव मेहरा ने कोई बड़ा योगदान नहीं दिया जिससे ओफ्रान के पास उसे पैतृक भूमि में प्रवेश करने की अनुमति देने के अलावा कोई और विकल्प न हो। लेकिन वह बड़ा योगदान क्या होगा? रॉस ने अपने कमरे में पूरी रात इस पर विचार करते हुए बिताए। बाद में उसे एक अंतर्दृष्टि की झलक मिली। क्या शत्रुतापूर्ण परिवार को कमजोर करना एक बड़ा योगदान नहीं है? अगर सैकड़ों वर्षों से शत्रुतापूर्ण परिवार द्वारा पोषित सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा को मारना एक बड़ा योगदान नहीं है, तो फिर क्या है? अध्याय 292। इस प्रकार रॉस व्यक्तिगत रूप से भोर में ऑफ्रान से मिलने गया। उस समय ऑफ्रान ने आखिरकार अपने अनुमान की पुष्टि की। स्टेन वॉटसन को मारने वाले व्यक्ति को राजीव ने भेजा था। दूसरे शब्दों में, वह चीज जो वह चाहता था वह संभवतः राजीव के हाथों में थी। रॉस ने अपना उत्तर पाने के बाद देर नहीं की और दौड़ा, लेकिन विलियम ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया, और कुछ दिनों के लिए भी। रॉस कुछ नहीं कर सका, क्योंकि विलियम अब वही विलियम नहीं रहा। हालांकि वह उस पर पूरी तरह से दबाव नहीं बना सकता था, फिर भी रॉस को भरोसा नहीं था। लेकिन अगर वह नहीं मांगता तो उसे वह कभी नहीं मिलता जो वह चाहता था। वह चीज रॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, रॉस को उसे पाना ही था। अब रॉस के पास बस यही था कि वह हर सुबह भोर में यहाँ आता ताकि राजीव से मिल सके। उसे यकीन था कि अगर विलियम उसका रास्ता नहीं रोकेगा तो ये बहुत आसान होगा, क्योंकि वह अपनी शर्तें बढ़ा सकता था और बातचीत करने की कोशिश कर सकता था। भले ही राजीव गिल्डेड रोज का मालिक था और थाउजेंड सल सिटी में उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, लेकिन वह शहर राज्य के पूर्व में एक छोटी सी जगह थी। थाउजेंड सल सिटी में ऐसी कई चीजें थीं जो पैसे होने पर भी नहीं खरीदी जा सकती थीं, जैसे कि सभी तरह की दुर्लभ जादुई सामग्री या दुर्जय जादुई वस्तुएं, या यहाँ तक कि उन्नत कीमिया तकनीकें और गहन ज्ञान। रॉस के पास बहुत सी तकनीकें और ज्ञान था जो उसने कई सालों तक अलग अलग विमानों पर अभियानों पर जाने के दौरान इकट्ठा किया था। राजीव के पास जितनी दौलत थी उसके बाद भी उन चीज़ों को पाना आसान नहीं था। उनका इस्तेमाल करके वह राजीव से खुशी खुशी निपट सकता था। मुद्दा ये था कि विलियम को कैसे चकमा दिया जाए। ओह,
चचेरे भाई, तुम आखिरकार बाहर हो। जब रॉस चुपके से योजना बना रहा था, विलियम ने अचानक मुड़कर एक सुखद आश्चर्य और विनम्र मुस्कान के साथ यह कहा, ऐसा लगता है कि राजीव की दौलत मेरी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। रॉस ने ये देखा और आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। विलियम की ताकत पहले ही मेरी ताकत तक पहुंच चुकी है, जो युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा है। फिर भी जब गिल्डेड रोज के बॉस का सामना होता है तो वह अभी भी बहुत विनम्र रहता है और पक्षपात करता है। उसे उससे बहुत फायदा मिला होगा। हाँ, आरव मेहरा ने सिर हिलाया। कुछ दिन बिताने के बाद वह आखिरकार अपने नए मैजिक एरे के अनुकूल हो गया। वह कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए इसका परीक्षण करने वाला था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि यह ब्लैक हॉर्न नीलामी का दिन था, इसलिए उसने खुद को साफ किया और कमरे से बाहर निकल गया। कैसा है? क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में कोई प्रगति की है? विलियम स्वाभाविक रूप से अपने छोटे चचेरे भाई के मैजिक कंडक्टिंग रून के बारे में पूछ रहा था। आखिरकार विलियम ने अपने छोटे चचेरे भाई की परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से देखा था। जब वह हाई मैच दायरे में पहुंचा था, उसने राजीव द्वारा अपने मैजिक कंडक्टिंग रून को मिलाने की प्रक्रिया देखी थी। विलियम बेहद उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि उसका भयानक चचेरा भाई किस स्तर पर पहुंच गया है। कुछ सुधार हुआ है? आरव मेहरा अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और केवल सिर हिलाया। क्या आज ब्लैक हॉर्न नीलामी का दिन नहीं है? ब्लैक हॉर्न नीलामी। उन सरल शब्दों ने अचानक विलियम को कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। मुझे डर है कि पर्याप्त समय नहीं है। ब्लैक हॉर्न नीलामी 10 बजे शुरू होती है और अभी 9 बज चुके हैं। भले ही हम यहाँ से जल्दी करें, मुझे यकीन नहीं है कि हम समय पर प्रवेश पाने के लिए इतनी जल्दी पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलो पहले जल्दी करते हैं। ऑकलैंड के लिए रवाना होने से पहले कैडिगर उसे खोजने के लिए गिल्डेड रोज गया था और उसे ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर कीमत पर मिलने के लिए कहा था। उसने आरव मेहरा को एक अंगूठी दी और उससे कहा कि जब तक उसके पास वह अंगूठी है, वह बिना किसी अवरोध के किसी भी ब्लैक हॉर्न नीलामी में प्रवेश कर सकेगा। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। दोनों जाने ही वाले थे कि रॉस ने बीच में कहा, राजीव, चचेरे भाई राजीव, कृपया एक पल रुको। तुम हो? आरव मेहरा पहले से ही जल्दी में था जब उस व्यक्ति ने अचानक उसे पुकारा, जिससे उसका मूड खराब हो गया। उसने रॉस को कुछ झुंझलाहट के साथ देखा। वह रॉस मेहरा है, तुम उससे कुछ दिन पहले मिले थे, विलियम ने तुरंत समझाया जब उसने ये स्थिति देखी। उसने रॉस की ओर भी देखा और सोचा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहा हूँ, हर दिन तुम्हारी जान बचाता हूँ। ओह, आरव मेहरा ने उसे स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया। मुझे अब ब्लैक हॉर्न नीलामी में जाने की जल्दी है। क्या तुम्हारा मामला मेरे लौटने तक रुक सकता है? नहीं, रुको। रॉस खुद राजीव मेहरा से मिलने से पहले काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, इसलिए वह उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। दूसरे को जाने के लिए एक तरफ मुड़ते देख रॉस ने हताशा के एक पल में उन्हें जबरन रोकने के लिए अपना जादुई डंडा उठाया। रॉस की हरकत में कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार आरव मेहरा पहले ही कुछ दूरी बना चुका था और उसका हाथ उसका रास्ता नहीं रोक सकता था, लेकिन उसका लंबा डंडा रोक सकता था। लेकिन उस हरकत ने विलियम को डरा दिया। रॉस मेहरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? यह कोई मजाक नहीं था। विलियम को साफ पता था कि इस छोटे चचेरे भाई के सामने किस वर्जित चीज से हर कीमत पर बचना था। उस पर जादुई डंडा तानते हुए, क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने वास्तव में उसके सामने एक हथियार निकाला। रॉस मेहरा, मैं एक बार कहूंगा, इस जगह को तुरंत छोड़ दो, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अन्यथा मैं तुम्हें एक और सबक सिखाने से नहीं हिचकूंगा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लबादे को विंडब्लेड से काटने तक ही सीमित नहीं रहूंगा। विलियम की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी और उसके शरीर से निकलने वाले मानस के उतार चढ़ाव से संकेत मिलता था कि वह लड़ाई के लिए तैयार था। उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। विलियम केवल यही कर सकता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह ये गारंटी नहीं दे पाता कि अगर राजीव ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी तो रॉस इस जगह से जिंदा निकल जाएगा। दुर्भाग्य से रॉस को विलियम के अच्छे इरादों के बारे में पता नहीं था। आरव मेहरा का रास्ता रोकने के लिए अपनी जादुई छड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, चचेरे भाई राजीव, मैं ईमानदार हूं और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक लेन देन पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम मेरी शर्तों में दिलचस्पी रखोगे। मैं तुम्हें उच्च जादूगरों और महापुरुषों के स्तर का जादू का ज्ञान दे सकता हूं और यहां तक कि कुछ महान कीमियागर स्तर की कीमिया तकनीकें भी। मैं तुम्हारे गिल्डेड रोज के लिए 3 बार अभिनय भी कर सकता हूं। मुझे सिर्फ स्टैन वॉटसन द्वारा छोड़ा गया नक्शा चाहिए। ये कहने के बाद रॉस ने बिना रुके आरव मेहरा को देखा, उसके सहमति में सिर हिलाने का इंतजार करते हुए। रॉस को यकीन था कि वह ऐसा करेगा। उसने जो शर्तें रखी वे एकदम सही थीं। रॉस का मानना था कि जब तक राजीव काफी होशियार है, वह कभी मना नहीं करेगा। जादू का ज्ञान, कीमिया तकनीकें और यहाँ तक कि उसके अपने एहसान सिर्फ स्टैन वॉटसन द्वारा छोड़े गए नक्शे के लिए। कौन मना करेगा? लेकिन आरव मेहरा ने मना कर दिया। रुचि नहीं है। ऐसा कहने के बाद आरव मेहरा ने मैजिक स्टाफ को एक तरफ धकेल दिया और विलियम को वहां से जाने के लिए कहा। राजीव, चचेरे भाई राजीव, रुको। रॉस ने यह नहीं सोचा था कि उसने जो उदार शर्तें रखी थी उन्हें वास्तव में अस्वीकार किया जा सकता है। प्रतिक्रिया करने में कामयाब होने से पहले वह वहां 1 दर्जन सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन आरव मेहरा और विलियम पहले से ही बहुत दूर थे। रॉस के पास उसे मनाने का अवसर नहीं था। ठीक है, ब्लैक हॉर्न नीलामी।
थोड़ी देर तक परेशान रहने के बाद रॉस का ध्यान ब्लैक हॉर्न नीलामी की ओर गया जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, मैं केवल ब्लैक हॉर्न नीलामी में उनके पीछे जा सकता हूं और देख सकता हूं। मैं केवल उसे किसी समझौते पर आने के लिए मनाने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन क्या होगा अगर यह काम नहीं करता है? रॉस अब इस लेन देन के बारे में पहले जैसा आश्वस्त नहीं था। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, रॉस ने अपने दांत पीस लिए। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो इसके लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यही एकमात्र तरीका है। मुझे उस युवा आर्कमेज की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर राजीव से नक्शा छीनना होगा। उसके बाद क्या होगा? मुझे उसकी भरपाई करने का कोई तरीका खोजना होगा। वह नक्शा रॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन दूसरों के लिए यह बेकार का कागज था। सबसे बुरी स्थिति में उसे राजीव मेहरा को कई चीजें देनी होंगी, जैसे कि ओबे को दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। हर कोई जानता था कि ओबे गिल्डेड रोज की दौलत पर नजर गड़ाए हुए है। उसका ऐसा करना थाउजेंड सल सिटी के अपने चचेरे भाई के लिए एक बड़ी मदद मानी जाएगी, है ना? रॉस ने अब और संकोच नहीं किया और उन दोनों का पीछा करते हुए मेहरा मैनर से बाहर निकल गया। आरव मेहरा और विलियम पहले से ही सड़क पर थे। ओह चचेरे भाई विलियम, रॉस जिस नक्शे के बारे में बात कर रहा था, क्या आप उसकी परिस्थितियों के बारे में जानते हैं? आरव मेहरा रास्ते में इसके बारे में सोच रहा था। ऑरिज पर्वतों में स्टेन वॉटसन को मारने के बाद उसे एक नक्शा मिला, लेकिन उस समय आरव मेहरा ने केवल सतही तौर पर उस पर नजर डाली और पाया कि यह गौगास की ओर जाता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह उन पहाड़ों की ओर जाता था जहां आरव मेहरा पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था। अध्याय 293। आरव मेहरा को कैसे नहीं पता था कि यह नोसेंट के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। यहां तक कि स्वर्ग के जादूगर भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं सकते थे। तो रॉस मेहरा और स्टेन वॉटसन जैसे उच्च जादूगर वहां जाने के बारे में क्यों सोच रहे थे? क्या वे जीने से थक गए हैं या कोई और कारण है? आरव मेहरा इस बारे में सोचते हुए थोड़ा दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे याद आया कि उस भविष्य की आपदा में प्रसिद्ध फ्लेम रूलर बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने में कामयाब रहा था। क्या यह उससे संबंधित है? जब आरव मेहरा इन मुद्दों के बारे में सोच रहा था तो जिस गाड़ी पर वे सवार थे वह चहल पहल वाली ड्रैगन स्ट्रीट पर पहुंच गई। यह ओकलैंड का मुख्य भाग था, सबसे अधिक आबादी वाला और भीड़भाड़ वाला इलाका। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मर्सेनरी गिल्ड और कई अन्य ताकतें यहां एकत्रित होती थीं। ये सड़क इतनी बड़ी थी कि इसमें एक साथ कई दर्जन गाड़ियां खड़ी हो सकती थीं। सड़क लोगों और गाड़ियों से भरी हुई थी और बीच में एक इमारत खड़ी थी जो 10 मंजिल ऊंची थी। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहां स्थित था और अभी इसके बाहर कई दर्जन गाड़ियां खड़ी थीं। अधिकांश गाड़ियों पर प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे, जिनमें से केवल कुछ को ही आरव मेहरा ने पहचाना, लेकिन विलियम ने कुछ ऐसे परिचय दिए कि आरव मेहरा भी दंग रह गए। इनमें से कुछ बल बेहद मशहूर थे। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। विलियम ने देखा कि नीलामी घर के गेट बंद हो चुके थे और सामने एक दर्जन गार्ड खड़े होकर रास्ता रोक रहे थे। ऑकलैंड की ब्लैक हॉर्न नीलामी कुछ इस तरह थी। नीलामी शुरू होने से पहले कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता था, बशर्ते उसके पास ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्रिस्टल कार्ड हो। लेकिन एक बार नीलामी शुरू होने के बाद मेहमानों को तब तक अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उनके पास उच्च स्थिति वाला वीआईपी कार्ड न हो। लेकिन ओकलैंड के केवल उच्च वर्ग के लोगों के पास ही ऐसे वीआईपी कार्ड होते थे। विलियम की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि बेहतरीन रॉस या ओबे या इससे भी आगे जाकर यहाँ तक कि जीनियस स्टेन वॉटसन के पास भी ऐसा वीआईपी कार्ड नहीं था। आरव मेहरा जैसे व्यक्ति जो थाउजेंड सल सिटी से आए थे के पास निश्चित रूप से ऐसा कार्ड नहीं होगा। इसे भूल जाओ, मुझे गार्ड से बात करने दो और देखो कि क्या वे हमारे लिए लचीले हो सकते हैं। विलियम ने कुछ देर सोचा, लेकिन कोई और उपाय नहीं सूझा, इसलिए वह तुरंत चला गया। तुम? आरव मेहरा विलियम को बताने ही वाले थे कि उनके पास कैडिगर की एक अंगूठी है जिससे वे ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिना किसी बाधा के गुजर सकते हैं। लेकिन विलियम बहुत तेज था। आरव मेहरा कुछ कह पाते उससे पहले ही विलियम उनके पास पहुंच चुका था, इसलिए आरव मेहरा केवल आहें भर सकता था। आखिरकार विलियम मेहरा परिवार के अधिक प्रसिद्ध सदस्यों में से एक नहीं था और वह 6 महीने के लिए थाउजेंड सल सिटी के लिए रवाना हुआ था। उसे कई लोगों ने भूला दिया होगा, जैसे कि नीलामी के गार्ड। आरव मेहरा ने देखा कि विलियम वहां अपना समय बर्बाद कर रहा था, मुस्कुरा रहा था और कुछ देर तक बातें कर रहा था, लेकिन फिर उसे पोकर फेस मिला। कहने की जरूरत नहीं कि उसे अस्वीकार कर दिया गया था। जरूर। कुछ ही देर बाद विलियम गालियां देते हुए वापस आया। अरे ये कमीने अंधे हैं। उसने कहा था कि वह सभी मेहराओं को पहचान सकता है, फिर भी वह मुझे नहीं पहचानता। क्या मैं आज धुंधला हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा को यह सुनकर मजा आया। विलियम का गुस्सा बहुत दिलचस्प था। वह एक मामूली गार्ड की वजह से इतना नाराज हो सकता था, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने दिन फेल्यू से लड़ते हुए बिताए। चचेरे भाई, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। मैं अपने पिता को लाने जाऊंगा और उनका वीआईपी कार्ड इस्तेमाल करूंगा। यह अविश्वसनीय है। मैं आधे साल के लिए ओकलैंड से बाहर चला गया और मैं नीलामी में भी प्रवेश नहीं कर सकता। विलियम के चेहरे पर गुस्सा भर गया। उसने ये शब्द गाड़ी पर चढ़ते हुए कहे, जाहिर तौर पर जल्दी से वीआईपी कार्ड लाने की योजना बना रहा था। ठीक है, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आरव मेहरा ने इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा।
वह गार्ड के नेता को बुलाने ही वाला था, लेकिन पीछे से आती जोरदार हंसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हा, विलियम मेहरा, ये काफ़ी दिलचस्प है। नीलामी शुरू हो चुकी है, फिर भी तुम अभी भी बाहर खड़े हो। क्या तुम्हें ड्रैगन स्ट्रीट का नज़ारा पसंद है? 20 के दशक के आखिर में एक लंबा नौजवान पास आया। उसने चमकदार चांदी का नाइट कवच पहना हुआ था और अपनी कमर पर गहनों से सजी एक लंबी तलवार की म्यान रखी हुई थी। वह ऐसा लड़का लग रहा था जो अनजान लड़कियों को धोखा दे सकता है। जब वह बोल रहा था तो उसके मुंह से सिर्फ तीखे शब्द निकल रहे थे। अच्छा विलियम, तुम सड़क से क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हें दरवाजे पर रोक दिया गया। हाँ, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वीआईपी कार्ड पाने के लिए पर्याप्त कनेक्शन नहीं है। तुम वाकई अपने मेहरा परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग हो। हाँ। वह व्यक्ति एक गार्ड को क्रिस्टल कार्ड देते हुए विलियम पर हंसा। जैसे ही गार्ड ने क्रिस्टल कार्ड लिया, उसके चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव उभर आया। उसने उस युवक का स्वागत करने से पहले उसे झुकाया। जब क्रोधित विलियम ने यह देखा तो वह लगभग गुस्से से भड़क गया। अगर आरव मेहरा ने उसे पीछे नहीं खींचा होता तो विलियम वास्तव में उस आदमी पर झपट पड़ता। ठीक है, शांत हो जाओ। आरव मेहरा ने विलियम को शांत किया और फिर कैडिगर द्वारा दी गई अंगूठी को अपनी जेब से निकालकर गार्ड के नेता को सौंप दिया। क्या हम इसे लेकर अंदर जा सकते हैं? गार्ड लीडर ने अंगूठी ली और पहले तो वह हैरान हुआ, फिर अचानक उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने आरव मेहरा को बहुत देर तक ध्यान से देखा और फिर सम्मानपूर्ण लहजे में कहा, सर, क्या आप एक पल रुक सकते हैं? मुझे अपने वरिष्ठ से पूछना है। ठीक है, आगे बढ़ो। धन्यवाद सर, मैं तुरंत वापस आऊंगा। ये कहने के बाद गार्ड लीडर अपने अधीनस्थों की संदिग्ध निगाहों के बीच अंदर भागा। 100 मीटर चलने के बाद गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसके हाथ में जो अंगूठी थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके जैसे एक साधारण गार्ड लीडर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी। वास्तव में सुरक्षा के प्रभारी गार्ड लीडर की तो बात ही छोड़िए, ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े लोगों के पास भी इस अंगूठी को छूने की योग्यता नहीं होगी। वह इसके बारे में सिर्फ इसलिए जानता था क्योंकि उसने संयोग से कुछ लोगों को इसके बारे में पहले बात करते सुना था। अब उसे जल्दी से अपने उच्च अधिकारियों को यह मामला बताना था। चाहे वह अंगूठी असली हो या नकली, इस मामले को ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उच्च अधिकारियों को ही संभालना था। 2 मिनट बाद गार्ड लीडर नीलामी हॉल में पहुंचा और एक युवक के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। युवक ने पहले तो शांति से सुना, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे, मुझे उसके पास ले चलो, जल्दी। ये कहने के बाद उसने गार्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और नीलामी हॉल से जल्दी से निकलने से पहले अपने मेहमानों से माफ़ी मांगी। अभी शार्लोट परिवार के सालेन ने उन्हें बहुत नापसंद किया था। जैसे ही वे साथ साथ चले, गार्ड लीडर ने युवक को संक्षिप्त अंतराल के बारे में बताया। वह बेवकूफ़ सालेन। ये सुनकर युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। अपनी सांस के नीचे कोसने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, उस बेवकूफ़ के साथ हमारा ज़्यादा रिश्ता नहीं है। जब तक हम अपने मामलों का ध्यान रखते हैं तब तक सब ठीक रहेगा। समझ गया। जैसे ही दोनों बाहर भागे, युवक ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बनाई और सीधे आरव मेहरा की ओर चल दिया। नमस्ते, हाय मेज मेहरा। हमारे ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। मैं आज की नीलामी के प्रभारी लोगों में से एक हूँ। आप मुझे रिच कह सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाय मेज मेहरा। नमस्ते, रिच। आरव मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया। अच्छा, मैं आज की ब्लैकहॉर्न नीलामी में भाग लेने के बारे में सोच रहा था। क्या इससे आप सभी के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी? स्वाभाविक रूप से नहीं। हाय मेज मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो मैं तुरंत किसी को सबसे अच्छा निजी कमरा व्यवस्थित करने के लिए भेजूंगा। खुद को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक नज़र देखना चाहता हूँ। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। उसे थाउजेंड साल सिटी में सबसे बढ़िया व्यवहार मिला था और जबकि इससे कुछ चीज़ें आसान हो गईं, इसने उसे कुछ सिरदर्द भी दिए। जब भी कैडिगर ने एक निजी कमरे की व्यवस्था की तो वह ये वाक्य जारी रखता, मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर अल्केमिस्ट मेहरा ब्लैकहॉर्न नीलामी को कुछ सौंपना चाहते हैं। इस प्रकार आरव मेहरा के पास उस एहसान को चुकाने के लिए कुछ अच्छी चीजें लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अंत में कैडिगर को आरव मेहरा से कई अच्छी चीजें मिलीं। आरव मेहरा आज देखने आया था। उसने तय नहीं किया था कि वह कुछ खरीदेगा या नहीं, इसलिए जब उस युवक ने उसे निजी कमरा देने की पेशकश की तो उसने तुरंत मना कर दिया। तो मैं हाय मेज मेहरा को अंदर ले जाऊंगा। युवक जानता था कि उसे कैसे व्यवहार करना है, इसलिए उसने आरव मेहरा के इनकार को सुनने के बाद जोर नहीं दिया। वह आरव मेहरा को अंदर ले जाने के लिए और भी उत्साहित था। युवक ने आरव मेहरा के लिए जो सीट व्यवस्थित की थी वह 5वीं पंक्ति में थी, 5 व्यापारियों के बगल में। विलियम के परिचय से वे ओकलैंड के अमीर व्यापारी थे, लेकिन हालांकि वे अमीर थे लेकिन उनका उच्च दर्जा नहीं था। उच्च दर्जा वाले लोग ऊपरी मंजिल पर निजी कमरों में बैठे थे। दोनों के लिए व्यवस्था करने के बाद युवक ने चतुराई से विदा ली।
सबसे पहले क्योंकि वह चिंतित था कि यह महत्वपूर्ण व्यक्ति परेशान होने को तैयार नहीं था, और दूसरी बात क्योंकि उसे आज के मामले की रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को देनी थी। परिणामस्वरूप युवक नीलामी हॉल से बाहर निकला ही था कि वह भागते हुए रॉस से टकरा गया। रॉस, तुम अभी अभी आए हो। युवक का रॉस के साथ हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा था। अध्याय 294। रिच। रॉस उस युवक को नीलामी हॉल के प्रवेश द्वार पर देखकर दंग रह गया। वह संदेहास्पद महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उस युवक की पहचान काफी खास थी। रिच हॉलैंडर के माता पिता दोनों ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ कीमियागर थे, और उसने ब्लैक हॉर्न के प्रसिद्ध आर्कमेज खुलाद के अधीन भी अध्ययन किया था। हालांकि वह अपने शुरुआती 20वें दशक में था, फिर भी वह 5वें रैंक का उच्च जादूगर था। उसे हुलाद का उत्तराधिकारी माना जाता था। मेहरा परिवार को ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग करने के कई मौके मिले। यह एक ऐसे ही सहकारी उद्यम में था कि दो युवा प्रतिभाशाली एक दूसरे को जानते थे और एक खास दोस्ती बनाते थे। रॉस को रिच की पहचान के बारे में कैसे नहीं पता चल सकता था। वह आमतौर पर नीलामी की अध्यक्षता करते हुए अंदर रहता था, तो वह दरबान की तरह दरवाजे पर क्यों खड़ा है। रॉस के अजीब भाव को देखकर रिच ने तुरंत कहा, ओह, मैं तो बस एक वीआईपी का स्वागत कर रहा था, मैं अब जाने वाला हूँ। क्या अचानक नीलामी में भाग लेना चाहते हैं? आपने व्यक्तिगत रूप से एक वीआईपी का स्वागत किया। ये सुनकर रॉस के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। रिच प्रसिद्ध आर्कमेज हुलाद के शिष्य के रूप में अपनी स्थिति के कारण ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य सर्कल में भी प्रवेश कर सकता है। वह जिन सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेगा वे साधारण नहीं होंगे। हाँ, वह एक बहुत ही खास वीआईपी है। मैं इस मामले पर लगभग 1 साल से ध्यान दे रहा हूँ। रिच ने सच्चाई नहीं छिपाई, क्योंकि हालांकि यह एक रहस्य था, लेकिन इसे बहुत कम सुरक्षा दी गई थी। बिल्कुल नहीं। रॉस ने अपनी सांस रोक ली। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई साधारण शक्ति नहीं थी। इसे इनोसेंट की संपूर्णता में एक शीर्ष शक्ति माना जाता था। क्लाउड टॉवर, ब्लैक टॉवर और ओकलैंड मैजिक स्कूल ओकलैंड की 3 प्रमुख ताकतें थीं, क्योंकि उनकी शक्ति यहाँ केंद्रित थी। इसके विपरीत ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में एक भयावह अस्तित्व था। उनकी शक्ति इनोसेंट के हर कोने में घुसपैठ कर गई, जिससे उनका प्रभाव किसी की कल्पना से कहीं अधिक हो गया। इसके अलावा मेहरा परिवार और वॉटसन परिवार दोनों का मानना था कि ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी असली ताकत छिपा रहा था, और यह उतना सरल नहीं था जितना कि ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आज का वीआईपी वास्तव में असाधारण है। वह मास्टर अल्केमिस्ट है जो 22 साल का भी नहीं हुआ है। एक मास्टर। रॉस की आंखें चौड़ी हो गईं। 22 साल की उम्र में एक मास्टर अल्केमिस्ट। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह एक कारीगर बनने के लिए बाध्य था। दूसरे शब्दों में, रिच ने अभी अभी एक भावी कारीगर का स्वागत किया था। वास्तव में मास्टर अल्केमिस्ट। रिच मुस्कुराया, लेकिन यह एक कड़वी मुस्कान थी। वह इस युवा हाईमेज के बारे में अपने पास मौजूद जानकारी की समीक्षा कर रहा था। हाईमेज मेहरा रहस्यमयी चमक में लिपटा हुआ था। आखिरकार वे कमोबेश एक ही उम्र के थे। रिच उससे सिर्फ कुछ साल बड़ा था, फिर भी यह अंतर अटूट था। ये कहना गलत होगा कि रिच के दिल में ईर्ष्या या प्रशंसा नहीं थी, लेकिन ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रिच की मजबूत बात यह थी कि अगर सबूत इशारा करते तो वह कई अविश्वसनीय सत्यों को स्वीकार कर सकता था। वह पहले से ही इन असंभव लगने वाले मामलों से निपटने का आदी था, इसलिए कड़वी मुस्कान के बाद वह जल्दी से ठीक हो गया। इसके अलावा ये कहा गया था कि यह युवा मास्टर अल्केमिस्ट 1 साल पहले केवल एक जादू प्रशिक्षु था, जो किसी अज्ञात कारण से रातों रात उठ खड़ा हुआ और अपने सभी विरोधियों को दबंग तरीके से कुचल दिया। मैंने ये भी सुना कि 1 महीने पहले उस युवा मास्टर अल्केमिस्ट ने एक आर्कमेज को हराया था। एक आर्कमेज? रॉस ने कहा। एक युवा मास्टर अल्केमिस्ट जिसने एक आर्कमेज को भी हराया? ये सच कैसे लग सकता है? ऐसा लगा जैसे किसी काल्पनिक उपन्यास का मुख्य पात्र हो। ऐसा असामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है? अतीत में रॉस को हमेशा लगता था कि स्टेन वॉटसन पहले से ही असामान्य व्यक्ति है। उसने ओकलैंड में सभी युवा प्रतिभाओं को कुचल दिया और 30 साल की उम्र से पहले ही 8वीं रैंक का हाईमेज बन गया, जिससे सभी निराश हो गए। उस समय रॉस को यह भी लगा कि वह अपने जीवन में फिर कभी स्टेन वॉटसन जैसा असामान्य व्यक्ति नहीं देख पाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रिच किसी और भी विचित्र व्यक्ति के बारे में बात करेगा जो अपने शुरुआती 20वें दशक में था। ओह ठीक है, मैं कहना भूल गया, उस आदमी ने एक आर्कमेज को तब हराया था जब वह अभी भी 9वीं रैंक का महान मैच था, और अब वह पहले से ही हाई मैच क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रॉस मौके पर ही जम गया। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक 9वीं रैंक के महान मैच द्वारा एक आर्कमेज को हराना वास्तव में एक कल्पना की तरह लग रहा था। कुछ देर के लिए रॉस केवल रिच को एक खाली नज़र से देखता रहा, कुछ भी सुनने या प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। रॉस, रिच के पुकारने के बाद रॉस अपने सपने से जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को भूल गया था और अजीब तरह से हंसा। माफ करना, मेरा दिमाग भटक गया था। ठीक है, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, तुम आज नीलामी में भाग लेने कैसे आए? क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि नीलामी ऐसी जगहें होती हैं जहां केवल मूर्ख नवागंतुक ही पैसा बर्बाद करते हैं? रॉस ने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा संकोच किया। मैं किसी की तलाश कर रहा हूं, मैं उसके साथ एक लेन देन पर चर्चा करना चाहता हूं।
ओह, ये सरल है। मेरा एक दूर का छोटा चचेरा भाई है जिसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उसके लिए बेकार है। मैंने मेहरा फैमिली मैनर में उससे बात की और उसे इसके बदले जादू का ज्ञान और कीमिया तकनीक देने की पेशकश की। मैंने उसके लिए 3 बार अभिनय करने की भी पेशकश की, लेकिन किसी कारण से उसने ऐसी उदार शर्तों को अस्वीकार कर दिया। हाहा, रिच ने ये सुनकर ठहाका लगाया। तुम्हारा ये छोटा चचेरा भाई काफी दिलचस्प है। क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम कौन हो? ऑकलैंड में कौन नहीं जानता कि तुम पिछले कुछ सालों में कितने सारे प्लेना अभियानों पर गए हो। मुझे नहीं पता कि कितने लोग ईर्ष्यालु और लालची हैं। मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा छोटा चचेरा भाई बाद में ये जानने के बाद किस तरह का भाव दिखाएगा कि उसने किस तरह का अवसर खो दिया। अरे ऐसा मत कहो। रॉस शुरू में ही काफी परेशान था। ये चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे ज़रूर खरीदना चाहिए, भले ही मुझे इसके लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़े। ठीक है, मुझे अपने छोटे चचेरे भाई का नाम बताओ और मैं मेहमानों की जानकारी खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार जब मैं तुम्हें एक ही कमरे में बिठा दूंगा तो तुम धीरे धीरे इस पर चर्चा कर सकते हो। धन्यवाद रिच, मैं इस उपकार को ज़रूर याद रखूंगा। रॉस के चेहरे पर कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि इसका क्या मतलब था। रिच इस नीलामी के प्रभारी लोगों में से एक था और उसकी मदद करना उसकी सीमाओं को लांघना था। ये भविष्य में ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसके रास्ते में बाधा भी बन सकता है। ठीक है, तुम दूसरों को धन्यवाद दे सकते हो, लेकिन हमें अपने बीच इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मदद न होती तो मैं रेजिंग फ्लेम प्लेन में बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ठीक है, मुझे अपने चचेरे भाई का नाम बताओ। राजीव मेहरा। ओह, राजीव मेहरा, रिच ने नोट करते हुए सिर हिलाया। वह नाम लिख ही रहा था कि उसने पाया कि यह नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा है। राजीव मेहरा, क्या है? रॉस हैरान था। माँ, राजीव मेहरा। रिच स्तब्ध रह गया जब उसने रॉस को देखा। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। राजीव मेहरा, वह थाउजेंड सल सिटी से नहीं होगा, है न? हाँ, वह थाउजेंड सल सिटी से आया है और थाउजेंड सल सिटी के गिल्डेड रोज का मालिक है। क्यों? वह दूर का चचेरा भाई जिसके पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज़ है और जिसे आप जादू के ज्ञान और कीमिया तकनीक के साथ बदलना चाहते हैं। वह राजीव मेहरा है, रिच ने मुश्किल से कहा और गले में कुछ अटका। हाँ, ये वही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिच के पैर थोड़े कांप उठे। उसने अपनी कलम और कागज नीचे रखने से पहले रॉस को बहुत देर तक देखा। रॉस, क्या तुम्हारा चचेरा भाई जवान दिखता है? शायद 20 के आसपास। क्या उसने काला लबादा पहना हुआ है? वह वही होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुमने कभी बैकग्राउंड चेक के लिए भेजा है? बैकग्राउंड चेक? रॉस इस अजीब सवाल से हैरान रह गया। हाँ, मैंने सुना है कि उनके दादा पैट्रियार्क ऑफ्रान के बड़े भाई जुड मेहरा थे। किसी कारण से उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और थाउजेंड सल सिटी चले गए। बाद में उनके बेटे का जन्म वहां हुआ, लॉक मेहरा। मैंने सुना है कि यह लॉक मेहरा बहुत अद्भुत था और उसने 1 दर्जन वर्षों में फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की, जिसने थाउजेंड सल सिटी के कीमिया बाजार पर एकाधिकार कर लिया। उसे काफ़ी अमीर माना जाता था। जहां तक उस राजीव मेहरा की बात है, मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है। मैंने केवल इतना सुना है कि लॉक मेहरा की मृत्यु के बाद उसका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। जब परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गिल्डेड रोज के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए विलियम को भेजा। मैंने ये भी सुना है कि गिल्डेड रोज के वित्तीय संसाधन काफ़ी भयानक हैं। ये पहले से ही थाउजेंड सल सिटी का सबसे बड़ा कीमिया स्टोर है। तुमने बैकग्राउंड चेक किया है? रिच इस जवाब से नाराज और खुश दोनों था। आप जड मेहरा और लॉक मेहरा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको राजीव मेहरा के बारे में पूछना चाहिए। अध्याय 295। रिच ने जब ये सुना तो रॉस को लात मारना चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने पृष्ठभूमि की जांच की? क्या तुम खुद थाउजेंड सल सिटी नहीं जा सकते थे ये देखने के लिए कि गिल्डेड रोज कितना प्रभावशाली है? ये देखने के लिए कि थाउजेंड सल सिटी के प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे सोलोमन, कैडिगर या लिस तुम्हारे छोटे चचेरे भाई के बारे में क्या सोचते हैं? यह इतना मुश्किल नहीं है। थाउजेंड सल सिटी ओकलैंड से कुछ ही दिनों की दूरी पर है। थाउजेंड सल सिटी जाकर जांच करने में तुम्हें कुछ ही दिन लगे होंगे। तुम स्वाभाविक रूप से समझ गए होगे कि तुम्हारे चचेरे भाई को तुम्हारी पेशकश में दिलचस्पी क्यों नहीं है। वह एक मास्टर अल्केमिस्ट है जो 22 साल का भी नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने एक आर्कमेज को तब हराया जब वह केवल 9वीं रैंक का महान जादूगर था। ऑकलैंड के सभी प्रतिभाशाली लोग तुम्हारे दूर के चचेरे भाई से बहुत कमतर हैं। क्या ओबे मेहरा, क्या लियोन मेहरा, क्या स्टेन वॉटसन, वे उससे कहीं कमतर हैं। अगर तुमने ये सीखा होता तो क्या तुम अपनी कीमिया तकनीक और जादू के ज्ञान का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करना चाहते? रिच वास्तव में रॉस को सच बताना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। रिच की रॉस के साथ दोस्ती वाकई खास थी। रेजिंग फ्लेम प्लेन की ओर से रॉस पर उसका बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए उसे रॉस को यह बताने में कोई आपत्ति नहीं थी कि वह एक खास वीआईपी से मिल रहा है और उस वीआईपी से जुड़ी कुछ बातें भी। ये बातें ब्लैकहॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कई लोगों को पहले से ही पता थी और यह कोई रहस्य नहीं था और गोपनीयता का स्तर ऊंचा था। लेकिन खास वीआईपी की पहचान ये निश्चित रूप से साझा नहीं किया जा सकता था।
उस समय उस गार्ड लीडर और खुद उसके अलावा किसी और को नहीं पता था। उसे इस मामले की तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करनी थी और उनके निर्णय का इंतजार करना था कि इस जानकारी को किस हद तक गुप्त रखा जाना चाहिए। उससे पहले वह निश्चित रूप से इसे लीक नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि रॉस को भी नहीं। समस्या ये थी कि अगर वह कुछ नहीं कहता तो रॉस शायद कुछ परेशानी खड़ी कर देता। वर्तमान रॉस को नहीं पता था कि उसका दूर का चचेरा भाई कितना भयानक था। उसने सोचा कि युवा जादूगर एक छोटे दूर के शहर का एक साधारण व्यक्ति था और वह किसी चीज के बदले में इतनी कम तकनीक और ज्ञान देना चाहता था। ये बहुत खतरनाक था। रिच रॉस मेहरा को अच्छी तरह समझता था। वह निश्चित रूप से पुष्टि कर सकता था कि अगर रॉस का लेन देन विफल हो जाता तो वह निश्चित रूप से उस चीज को छीनने के लिए धमकियों और बल का उपयोग करने पर आगे बढ़ेगा। उस समय रॉस खत्म हो जाएगा। भले ही पैट्रियार्क ऑफ्रान व्यक्तिगत रूप से प्रकट हो, लेकिन वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। मुझे क्या करना चाहिए? रिच ने रॉस के आत्मविश्वास को लापरवाही के रूप में देखा। क्या मैं उसे कुछ संकेत दे सकता हूँ? जब उसने ये सोचा तो रिच खांसने लगा। ठीक है रॉस, मुझे लगता है कि तुम्हारा दूर का छोटा चचेरा भाई इतना सरल नहीं है, अन्यथा तुम्हारा पैट्रियार्क उसे वापस पाने की इतनी जल्दी में क्यों होगा? हाँ, यह विलियम की वजह से होना चाहिए, रॉस ने व्यंग्य किया। वह विलियम द्वारा बार बार उसका रास्ता रोकने से परेशान था। थाउजेंड साल सिटी जाने के बाद विलियम परिवार को जानकारी भेजता रहा, गिल्डेड रोज की शक्ति को बढ़ाता रहा। पैट्रियार्क ऑफ्रान को पहले से ही यकीन है कि गिल्डेड रोज अविश्वसनीय रूप से अमीर है। उसे लगता है कि जब तक वह मेहरा परिवार के लिए उस धन को नियंत्रित कर सकता है, वह कुछ मामलों में वॉटसन परिवार से आगे निकल जाएगा। ये हास्यास्पद है। मेहरा परिवार और वॉटसन परिवार के बीच संघर्ष एक सहस्राब्दी से चल रहा है। ये केवल धन से कैसे तय हो सकता है? रिच ने उसे संकेत देने के लिए उस रहस्य को उजागर करने का जोखिम उठाया था, लेकिन रॉस अभी भी अनजान था। इसलिए रिच के पास उसे एक और संकेत देते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये थोड़ा मनमाना लगता है। आपको लगता है कि आपका छोटा चचेरा भाई विलियम पर भरोसा करके थाउजेंड साल सिटी में इतनी संपत्ति हासिल कर पाएगा? ठीक है। रॉस के चेहरे पर यह बात सोचते ही उदासी छा गई। मेरे छोटे चचेरे भाई के पास वाकई एक भयानक शक्ति है। बहुत संभावना है कि कोई महापुरुष उसकी रक्षा कर रहा हो। आपको स्टेन वॉटसन की मौत के बारे में पहले ही पता चल जाना चाहिए था। मुझे संदेह है कि यह राजीव के साथ काम करने वाले महापुरुष का काम है। मैंने रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप की अन्ना से पूछा और उसने कहा कि यह किसी बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति का काम है, जो शायद 20 साल का होगा और जिसके हाथ में एक ऐसा डंडा है जिसमें एलिमेंटल एम्बर लगा हुआ है। अगर आप कर सके तो उस व्यक्ति को खोजने में मेरी मदद करें। मुझे संदेह है कि यह राजीव का पीछा करने वाली कोई छाया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिच गुस्से से लगभग भड़क गया। उसने रॉस को बहुत देर तक देखा और फिर अंत में आहें भरते हुए कुछ और न कहने का फैसला किया। तुम अपने हर प्लेनर अभियान के दौरान इतने होशियार कैसे हो, फिर भी ऐसे मामले से निपटने में मंदबुद्धि हो? रेड ड्रैगन भाड़े के सैनिक, अन्ना ने पहले ही कहा था कि यह 20 के दशक में एक युवा जादूगर था। तुम इसे अपने दूर के चचेरे भाई से कैसे नहीं जोड़ सकते? क्या तुम्हारा चचेरा भाई 20 के दशक में नहीं है? रिच वास्तव में अपना डंडा निकालकर रॉस के सिर पर कम से कम 2 बार मारना चाहता था, बस ये देखने के लिए कि क्या इससे वह सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ इस बारे में बात नहीं करते। रॉस ने रिच के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं देखा और आगे बढ़ने से पहले आहें भरते हुए कहा, मुझे अतिथि सूची देखने में मदद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा छोटा चचेरा भाई कहाँ बैठा है। रिच की आंखें रॉस पर टिकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे देखने में तुम्हारी मदद करूंगा। रिच ने हार मान ली। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। वह और क्या कर सकता था? उसे सीधे बताइए कि जिस दूर के चचेरे भाई के बारे में वह बात कर रहा था, वह वास्तव में वह विशेष वीआईपी था जो अभी अभी आया था। इससे उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि रॉस खुद को संयमित करेगा। अगर वह लेन देन विफल होने के बाद अपने चचेरे भाई को धमकाता है तो वह मौत को दावत दे रहा होगा। उस युवा हाई मैच के पास ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गोल्ड वीआईपी वाउचर था। केवल कुछ शीर्ष अधिकारियों के पास ही उसे देने की शक्ति थी। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्रों में गोल्ड वीआईपी वाउचर रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनकी सुरक्षा में होगा। भले ही वह व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसे बचाने के लिए अपने साधनों के भीतर सब कुछ करेगा। इसका मतलब था, अगर रॉस मेहरा ने कोई गलती की तो वह राजीव मेहरा के हाथों मर जाएगा और बाद वाले को कोई वास्तविक परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। वह अंदर गया। 5वीं पंक्ति में वह विलियम के साथ बैठा है। रॉस से बात करते हुए रिच ने आह भरी, लेकिन वह इस मामले को अकेले छोड़ने से बहुत आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए उसने आग्रह किया, इसके अलावा रॉस, आप उसके साथ व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर यह विफल हो जाता है तो बिना सोचे समझे कार्य न करें। ये ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्षेत्र है। अगर कोई समस्या हुई तो मेरे लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद रिच। रॉस ने रिच के कंधे को थपथपाया। मैं समझता हूँ, मैं वहाँ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिच पहले से ही अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।
अरे तुम 5वीं रैंक के उच्च जादूगर हो, तुम इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ कोई कदम न उठाने के लिए कहा था? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी समझौते पर नहीं पहुँच सकते तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। दुर्भाग्य से रिची स्पष्ट रूप से कहने का जोखिम नहीं उठा सका, जबकि रॉस पूरी तरह से अनजान था। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ वह नीलामी हॉल में प्रवेश कर गया। बेवकूफ, रॉस को जाते देख रिच ने गाली दी, लेकिन गाली देने के बाद वह उसके पीछे चलने से खुद को नहीं रोक सका। उस युवा हाई मैच द्वारा देखे जाने से बचने के लिए रिच बहुत पीछे बैठ गया। उसने कुछ मेहमानों का अभिवादन किया जिन्हें उसने पहचाना और बिना पलक झपकाए रॉस को देखा। उसे डर था कि वह कोई आपदा न ला दे। नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी केवल कुछ सामान्य चीजें ही प्रदर्शित की गई थीं। कुछ सामान्य औषधियां, विरासत रैंक मैजिक टूल्स, सभी प्रकार की जादुई सामग्री जिन्हें दुर्लभ नहीं माना जा सकता, ऐसी चीजें। आरव मेहरा को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने विलियम से बस बातें की। चचेरे भाई, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिससे हम बाहर मिले थे? वह आदमी जो बाहर था। विलियम पहले तो विचलित हुआ, फिर उसे याद आया। आह, तुम सोने और गहनों से सजे उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो सबको अंधा कर रहा है। बेशक मैं उसे जानता हूँ, वह सालेन शार्लोट है। मेहरा परिवार और शार्लोट परिवार प्राणघातक दुश्मन थे, लेकिन सैंटन मेहरा के प्रकट होने और फ्यूसेन शार्लोट की मृत्यु के बाद से वे कम महत्वपूर्ण रहे। शार्लोट परिवार के बहुत कम सदस्य ओकलैंड में संघर्ष में भाग लेंगे, लेकिन किसी तरह हाल के वर्षों में शार्लोट परिवार को कुछ समर्थन मिला और उनकी ताकत जल्दी ही बढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे राख से पुनर्जन्म लेने वाला फीनिक्स। वास्तव में उन्होंने कुछ साल पहले रेजिंग फ्लेम प्लेन के लिए एक अभियान का आयोजन किया था। मैं उस सालेन शार्लोट से बहुत परिचित हूँ। ओह, उस समय ओकलैंड की सभी प्रमुख सेनाओं ने रेजिंग फ्लेम प्लेन की लड़ाई में भाग लिया और शार्लोट परिवार ने भी अपनी खुद की प्लेनर सेना भेजी। सालेन शार्लोट उनमें से एक थी। मैं उस समय लियोन का दूसरा था। हमें रेडियंट फोर्ट पर हमला करने का काम सौंपा गया था, लेकिन जब मैं रेडियंट फोर्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि यह पहले से ही शार्लोट परिवार के कब्जे में था। आपने लियोन के चरित्र को देखा। वह रेडियंट फोर्ट को शार्लोट परिवार के लिए कैसे छोड़ सकता था? उसने सीधे हमले का आदेश दिया। उस समय सलेन की ताकत मेरे जैसी ही थी। हमने आधे घंटे तक लड़ाई की और अंत में बराबरी पर आ गए। लियोन ने रेडियंट फोर्ट पर कब्जा करने के बाद वह दौड़कर सलेन से निपट लिया। मेरे साथ गलत हुआ था। सलेन ने लियोन से बदला लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने मुझसे समझौता कर लिया। जब मैं पिछली बार 1000 सल्स सिटी लौटा तो वह मुझे कुछ दिनों तक उकसाता रहा। अध्याय 296। यह आरव मेहरा ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा, लेकिन इसके पीछे का तर्क समझ नहीं पाया। उसने विलियम की ओर सहानुभूति से देखा। तुम इतने बदकिस्मत कैसे हो? हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। ये सब में सेलेन चार्लोट ही होना चाहिए। वह आदमी पागल कुत्ता है। ओकलैंड में मेरा उससे शायद ही कभी संपर्क हुआ हो, लेकिन वह मुझ पर व्यंग्य करने या मुझ पर हमला करने का हर अवसर लपक लेता था। एक्सपर्ट स्वॉर्ट्समैन बनने के बाद वह और भी पागल हो गया। वह हर अवसर का उपयोग मुझे चुनौती देने के लिए करता। परिवार की आज्ञा मानने के अलावा मैंने 1000 सल्स सिटी जाने का एक कारण उससे बचना भी था। हम 4th रैंक एक्सपर्ट स्वॉर्ट्समैन, यह उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और वहीं रुक गया। ये बुरा नहीं है। विलियम ने देखा कि आरव मेहरा चर्चा जारी रखने का इरादा नहीं रखता था और चतुराई से चुप रहा, लेकिन वह अपने मन में खुद की प्रशंसा कर रहा था। मैं बहुत चतुर हूँ। मैं 1000 सल्स सिटी गया और मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला, अन्यथा मैं उस आदमी से पूरी तरह से कुचला जाता। चचेरा भाई राजीव। रॉस ने दोनों की बातचीत समाप्त होते ही संपर्क किया। नीलामी हॉल में प्रवेश करने के बाद वह सीधे उन पर आ गया था। इस वीआईपी को बिना किसी परेशानी के रहने देने के लिए रिच ने एक ऐसी जगह चुनी थी जो अपेक्षाकृत खाली थी, लेकिन इससे रॉस अब सीधे उनके बगल में बैठ सकता था। रॉस, ये तुम कैसे हो? विलियम ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। वह आदमी भूत की तरह था, जिस तरह से उसने उन्हें परेशान किया था। विलियम, तुम मुझे भड़काना नहीं बेहतर समझो। रॉस पहले से ही विलियम द्वारा बार बार रोके जाने के बाद बुरे मूड में था, इसलिए उसकी नज़रें बर्फीली ठंडी थीं और वह उसे घूर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं आखिरी बार कहूँगा, यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक बार हराने के बाद फिर से मेरे गुस्से का सामना कर सकते हो तो मुझे उकसाते रहो। हाँ, विलियम के चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। दूसरे लोग रॉस मेहरा से डर सकते हैं, लेकिन विलियम नहीं। वह जानता था कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति रॉस को हरकत नहीं करने देगा। उपहास करने के बाद विलियम रॉस को भड़काने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि आरव मेहरा ने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं कजिन, उसे अपनी बात पूरी करने दो। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो। राजीव मेहरा, हमारे रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हें कजिन भी कह सकता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी जांच की थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आपकी कीमिया की दुकान 1000 सल्स सिटी में बहुत अमीर और प्रभावशाली है।
मुझे ये भी पता है कि आपके पास एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है जिसके पास संभवतः एक आर्कमेज की ताकत हो सकती है। उस शक्तिशाली जादूगर ने ऑरेंज पर्वत में स्टेन वॉटसन को मार डाला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्टेन वॉटसन के शरीर पर एक नक्शा होना चाहिए था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद नक्शा गायब हो गया। मुझे लगता है कि यह नक्शा संभवतः आपके हाथों में है। ये सही है। आरव मेहरा ने सीधे सिर हिलाया और इसे स्वीकार किया। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार आरव मेहरा की नज़र में रॉस मेहरा जैसे 5वें रैंक के उच्च जादूगर की चिंता करने लायक नहीं था। रॉस की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्टेन वॉटसन जिसने रॉस को निराश कर दिया था, आरव मेहरा के लिए केवल पैतृक भूमि का टिकट था। ये बढ़िया है। दुर्भाग्य से रॉस आरव मेहरा के रवैये को नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि चूंकि उसके युवा चचेरे भाई ने नक्शे के मालिक होने की बात स्वीकार की है, इसलिए वह संकेत दे रहा था कि व्यापार करने का मौका हो सकता है, अन्यथा वह इसे क्यों स्वीकार करेगा। चचेरे भाई राजीव, वह नक्शा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यह नक्शा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक समझौते पर पहुंच जाना चाहिए। मुझे नक्शा दे दो और मैं तुम्हें कुछ अन्य मुआवजा दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मेहरा परिवार के स्वामित्व वाले विभिन्न बड़े विमानों के माध्यम से अभियानों पर जाता रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत अधिक उत्कृष्ट उपलब्धियां नहीं थीं, लेकिन मुझे कुछ अच्छी फसलें मिली हैं। ओह, आज मैं 3 विरासत जादू उपकरण लाया हूँ। जब तक चचेरा भाई राजीव सहमत है, ये 3 विरासत जादू उपकरण तुम्हारे हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ अनुभव और ज्ञान भी है, इसलिए यदि चचेरे भाई राजीव के पास कोई प्रश्न है तो मैं तुम्हें कुछ संकेत दे सकता हूँ। हा 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 हा। विलियम खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसा। फिर उसने रॉस को एक अजीब भाव से देखा। भाव वास्तव में काफी अजीब था। ऐसा लगा जैसे वह चिड़ियाघर में किसी दुर्लभ जानवर को देख रहा हो। रॉस ने संदेह से विलियम को देखा, लेकिन उस नज़र के पीछे का मतलब नहीं समझा, इसलिए उसने सोचा कि विलियम बस उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रॉस के पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं था। उस पर नज़र डालने के बाद उसने फिर से आरव मेहरा पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा आपकी दुकान को 1000 सल सिटी जैसी जगह पर समय समय पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं 5वीं रैंक के हाई मैच के रूप में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जब तक आप मुझे वह नक्शा देते हैं, मैं आपके गिल्डेड रोज की 3 बार मदद कर सकता हूं। रॉस ने ये सब ईमानदारी से कहा, लेकिन वह जवाब कभी नहीं आया जिसका उसे इंतजार था। उसने ऊपर देखा और पाया कि दूसरी तरफ की आंखें उसकी ओर देख ही नहीं रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीलामी पहले ही मध्य भाग में चली गई थी और एक मैजिक टूल बाहर आ गया था। नीलामी के लिए अगली वस्तु एक क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जादू उपकरण है। उस जादुई उपकरण का नाम ब्लैक मून स्प्लेंडर है। हमारे ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मूल्यांकनकर्ता के अनुसार ब्लैक मून स्प्लेंडर तीसरे राजवंश के एक मास्टर कीमियागर के हाथ से आता है। इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और समय बीतने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया होगा, जिससे इसकी शक्ति आज सबके सामने आने से पहले ही लाइमलाइट से गायब हो गई होगी। इस आध्यात्मिक जादू उपकरण को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर कोई मास्टर कीमियागर इसकी देखभाल करने के लिए कुछ समय देने को तैयार हो तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अब ये ब्लैक मून स्प्लेंडर 50,000 गोल्ड की कम कीमत पर शुरू होगा। चचेरे भाई राजीव, मेरी शर्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं? रॉस के पास मेहरा परिवार के 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में 2 बेहतरीन आध्यात्मिक जादू के उपकरण थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जादू के उपकरण में दिलचस्पी नहीं लेगा। उस पर एक त्वरित नजर डालने के बाद उसने फिर से आरव मेहरा पर ध्यान केंद्रित किया। रुको। आरव मेहरा ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और सीधे बोली लगाई, 80,000 गोल्ड। चचेरे भाई राजीव, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रॉस के चेहरे पर नाराजगी के निशान उभर आए। क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जादू के उपकरण के लिए तुम मुझे किनारे कर दोगे? क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? रुको, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। बोली लगाते समय रॉस ने उसे 2 बार परेशान किया था और इस बात से वह बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि रॉस जिस लेन देन पर चर्चा करना चाहता था उसकी तुलना ब्लैक मून स्प्लेंडर से नहीं की जा सकती थी। वे 2 बिल्कुल अलग स्तरों पर थे। स्टेन वॉटसन द्वारा छोड़ा गया नक्शा ज्यादा से ज्यादा आरव मेहरा की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता था, लेकिन ये क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जादू उपकरण सबसे अधिक संभावना डूम स्टाफ का पहला संवर्धन बन जाएगा। ब्लैक मून स्प्लेंडर अपने आप में बेकार था। भले ही आरव मेहरा ने इसे ठीक कर दिया हो, ये सबसे अधिक संभावना है कि यह उसके हाथ में बेकार पड़ा रहेगा, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस ब्लैक मून स्प्लेंडर ने एक दुर्लभ एरे लेयरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसकी डूम स्टाफ को जरूरत थी। इस प्रकार आरव मेहरा ने इसे पाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। 200,000 स्वर्ण। आरव मेहरा ने अपनी तीसरी बोली के साथ कीमत 200,000 तक बढ़ा दी। 250,000 स्वर्ण। अचानक शीर्ष मंजिल के एक निजी कमरे से एक आवाज आई। आरव मेहरा को लगा कि यह आवाज जानी पहचानी है। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोचता, उसने विलियम को कोसते हुए सुना और समझ गया। बोली लगाने वाली वह सलेन शार्लोट होनी चाहिए। विलियम मेहरा।
तुम्हें लगता है कि तुम किसी से बोली लगाने के लिए कहकर मुझे धोखा दे सकते हो। मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए लड़ूंगा। निजी कमरे हर बड़ी ताकत के प्रसिद्ध लोगों के लिए तैयार किए गए थे। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके इस्तेमाल के लिए बेहतरीन साउंड एम्पलीफिकेशन मैजिक आइटम थे। 250,000 स्वर्ण की बोली घमंडी सेलेन शार्लोट की ओर से आई। वह बेवकूफ़। विलियम ने अपने दांत पीस लिए। हाँ, ये ठीक है। आरव मेहरा ने अपना हाथ उठाने से पहले मुस्कुराया। 800,000 स्वर्ण। आरव मेहरा की बोली ने पूरे आयोजन स्थल को खामोश कर दिया। अनगिनत निगाहें आरव मेहरा पर टिकी थीं। हर कोई देखना चाहता था कि कौन सा आवारा आदमी क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जादू के उपकरण के लिए 800,000 की बोली लगा रहा है। ये पैसे की बर्बादी कैसे नहीं हो सकती। एक बरकरार आध्यात्मिक जादू का उपकरण उस कीमत पर बिक सकता है। नीलामीकर्ता ने यहां तक कहा कि वे इसे तभी बहाल कर पाएंगे जब उन्होंने एक मास्टर कीमियागर को काम पर रखा हो। लेकिन क्या मास्टर कीमियागर को काम पर रखना इतना आसान था? कौन सा मास्टर कीमियागर कम से कम 200,000 या 300,000 स्वर्ण का भुगतान किए बिना अपनी सेवाएं प्रदान करेगा? अध्याय 297। इसके अलावा एक जादुई उपकरण की मरम्मत के लिए जादुई सामग्री की आवश्यकता होती है। उसे जादुई सामग्री पर 200,000 से 300,000 स्वर्ण और खर्च करने होंगे, जिससे उस आध्यात्मिक जादुई उपकरण की वास्तविक कीमत 1 मिलियन स्वर्ण के बराबर हो जाएगी। किस्मत से ये 2 आध्यात्मिक जादुई उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त हो सकता है। 800,000 स्वर्ण वास्तव में एक डरावनी कीमत थी। यहाँ तक कि सेलेन शार्लोट, जो हर कीमत पर विलियम का विरोध करना चाहती थी, उस भयावह उच्च कीमत को सुनकर तुरंत चुप हो गई। उसे चुप रहना पड़ा। विलियम को शर्मिंदा करते हुए क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक जादुई उपकरण को खरीदने के लिए कुछ 100,000 स्वर्ण की बोली लगाना काफी सार्थक लग रहा था। लेकिन अब जब कीमत 800,000 तक पहुंच गई थी, तो साहसी सेलेन भी कुछ नहीं कह सका। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? विलियम थोड़ा चिंतित था। वास्तव में नहीं। आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, नीलामीकर्ता के होश में आने का इंतजार करते हुए। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि 800,000 स्वर्ण की बोली ने सभी प्रतियोगियों को हरा दिया। जल्द ही नीलामीकर्ता द्वारा विजेता बोली की घोषणा करते ही हथौड़ा गिर गया। चचेरा भाई मेहरा। रॉस थोड़ा स्तब्ध लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूर के हजारों पाल शहर के इस चचेरे भाई के पास वाकई चौंकाने वाले वित्तीय संसाधन थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 800,000 की राशि निकाल ली थी। रॉस ने इस बार अपने शब्दों को सावधानी से चुना, यह महसूस करते हुए कि उसने पहले जो शर्तें रखी थीं, वे इतने अमीर व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। ये बहुत सार्थक नहीं था। मेरे पास 2 शीर्ष आध्यात्मिक जादू के उपकरण हैं जो एक बरकरार ब्लैक मून स्प्लेंडर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। मैं आपको उनमें से एक चुनने दूंगा यदि आप इसके लिए मानचित्र का व्यापार करने के लिए तैयार हैं। रॉस लाल आंखों से आरव मेहरा को घूर रहा था। ये सबसे बड़ा कार्ड था जिसका वह उपयोग कर सकता था। 2 शीर्ष आध्यात्मिक जादू के उपकरण ट्रम्प कार्ड थे जिन्होंने रॉस को उग्रज्वाला विमान से वापस आने की अनुमति दी थी। उनका मूल्य अकल्पनीय था। रॉस ने इन 2 शीर्ष आध्यात्मिक जादू के औजारों को हर प्लेनर अभियान पर ले जाया था और दुर्जय विरोधियों को हराया और सभी प्रकार के खतरों से अपना रास्ता बनाया। उन्हें रॉस का अंतिम सहारा, उसका दूसरा जीवन माना जा सकता है। रॉस मेहरा ने हमेशा उन्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। यहाँ तक कि जिन्हें वह सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद मानता था, उन्हें भी उन्हें छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब रॉस मेहरा के पास इन 2 शीर्ष आध्यात्मिक जादू के औजारों को निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि उस नक्शे के लिए एक का व्यापार करने की कोशिश की जा सके। ये रॉस की अंतिम पंक्ति थी। वह अपने दूसरे जीवन का आधा हिस्सा व्यापार करने के लिए तैयार था। यदि यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता तो उसे कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करना पड़ता। ये कहने के बाद उसकी आंखें आरव मेहरा से नहीं हटीं। रॉस ने इंतजार किया। उसने अपने छोटे चचेरे भाई के जवाब का इंतजार किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपना जवाब पा सके, उसके छोटे चचेरे भाई ने बोली लगाने के लिए एक बार फिर अपना हाथ उठाया। 300,000 स्वर्ण। इस समय 7 अंगूठे के आकार के जादुई रत्नों की नीलामी की जा रही थी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी। 7 रंग अलग अलग थे और क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर इंद्रधनुष की तरह दिख रहे थे। यह इंद्रधनुषी आंसुओं का एक अक्षुवण सेट था। 7 रत्नों में से प्रत्येक में एक अलग शक्ति थी, जिनमें से प्रत्येक एक अच्छे जादू के उपकरण के बराबर था। इसके अलावा 7 रत्नों की उत्पत्ति एक ही थी और उनमें कुछ रहस्यमय संबंध थे। संसाधित होने के बाद वे एक बहुत शक्तिशाली सरणी बना सकते थे। राज्य के केंद्र में भी इंद्रधनुषी आंसुओं के इस सेट को एक मूल्यवान खजाना माना जाएगा। जब नीलामीकर्ता ने इसे पेश करना समाप्त किया तो एक के बाद एक बोलियां लगाई गईं। आरव मेहरा ने 300,000 स्वर्ण की बोली लगाने का अवसर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह शांत हो पाता, किसी और ने उसे पीछे छोड़ दिया। 320,000 स्वर्ण। 350,000 स्वर्ण। 380,000। 400,000 स्वर्ण। 450,000 स्वर्ण। 500,000 स्वर्ण। ... एक के बाद एक हाथ उठते रहे और बोलियां आती रहीं।
देखते ही देखते रेनबो टीयर्स की कीमत 600,000 स्वर्ण तक पहुंच गई। ये बहुत ही चौंकाने वाली संख्या थी। 800,000 स्वर्ण। सालिन शार्लोट की आवाज़ फिर से एक निजी कमरे से गूंजी। विलियम, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम फिर से 800,000 स्वर्ण से ज़्यादा निकाल पाओगे। सालेन की आवाज़ में बहुत ज़्यादा अहंकार था। उस बड़ी बोली ने कई अन्य लोगों को उदास कर दिया। सालेन शार्लोट सोच रहा था कि वह अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए क्या कर सकता है, लेकिन उसने इतनी जल्दी वापस आने के अवसर की उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा जैसे कि किस्मत उसके साथ थी। रेनबो टीयर्स उन वस्तुओं में से एक थी जिसे शार्लोट परिवार चाहता था। हालांकि 800,000 गोल्ड्स की कीमत थोड़ी महंगी थी, लेकिन यह उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने पहले ही 800,000 गोल्ड्स की बोली लगा दी है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज़्यादा बोली लगा सकते हो, विलियम। 1,500,000 गोल्ड्स। जैसे ही सलेन खुश हो रहा था, 5वीं पंक्ति में किसी ने बोली लगा दी। सलेन अचानक स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसने पहले गलत सुना है और उसने अपने अधीनस्थों में से एक को पकड़कर पूछा, क्या? उसने क्या कहा? उसने 1,500,000 गोल्ड्स की बोली लगाए। अधीनस्थ उस संख्या से डर गया। जवाब देने से पहले वह कुछ देर के लिए हकलाया। सलेन के चेहरे पर भाव गायब हो गए। वह बहुत भद्दा लग रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, साथ ही उसका मुंह भी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ सुन नहीं रही थी। वह बहुत देर तक अचंभित होकर खड़ा रहा और फिर उसने जमकर गाली देते हुए कहा, अरे वह पागल है। हाँ, यही तो सब सोच रहे थे। जैसे ही बोली लगाई गई, हॉल में मौजूद हर कोई सोच रहा था कि कौन इतनी सनसनी मचा देगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रेनबो टीयर्स अपने बाजार मूल्य से लगभग दोगुने दाम पर बिकेंगे। सबकी नज़रें आरव मेहरा पर टिकी थीं। फिर उन्हें पता चला कि रेनबो टीयर्स पर 1,500,000 गोल्ड की बोली लगाने वाला व्यक्ति ही ब्लैक मून स्प्लेंडर पर 800,000 गोल्ड खर्च करने वाला व्यक्ति था। देखने वाले कई लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह खर्चीला व्यक्ति कौन है। ये बहुत डरावना था। उसने कुछ ही मिनटों में 2 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिए थे। उसे खर्चीला व्यक्ति कैसे नहीं माना जा सकता। रेनबो टीयर्स पर बोली के नतीजे के बारे में कोई रहस्य नहीं था। आरव मेहरा ने 1,500,000 स्वर्ण की बोली लगाई थी, तो कौन उससे मुकाबला करेगा। हालांकि नीलामीकर्ता ने नियमों का पालन किया और उल्टी गिनती करने से पहले कुछ और बार पूछताछ की, लेकिन एक भी बोली नहीं सुनी गई। अंत में रेनबो टीयर्स भी आरव मेहरा के हाथों में आ गए। चचेरे भाई मेहरा, तुम। रॉस भी दंग रह गया। ऐसा लगता है कि ये दूर का चचेरा भाई मेरी कल्पना से भी ज़्यादा अमीर है। यह 1,500,000 स्वर्ण था। पिछले कुछ सालों के अभियानों में रॉस 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं बचा पाया था। उसे लगा कि उसकी बचत इतनी कम है कि वह इस तरह की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता और तुरंत असहज महसूस करने लगा। मुझे क्या करना चाहिए? रॉस मेहरा बहुत आशावादी नहीं था। हालांकि हाल ही में मेहरा परिवार में उसके दूर के छोटे चचेरे भाई की संपत्ति चर्चा का विषय रही थी। रॉस को हमेशा लगता था कि चूंकि वह 1000 सल सिटी जैसी छोटी जगह से था, इसलिए उसे दुनिया के ज़्यादा हिस्से नहीं देखने चाहिए थे। इसलिए वह अति आत्मविश्वासी था, ये सोचकर कि उसके संसाधन इस छोटे चचेरे भाई को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन रॉस अब ऐसा नहीं सोचता था। उसने सिर्फ कुछ बार अपने हाथ हिलाए थे और 2 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए थे। वह रॉस की पेशकश से कैसे प्रभावित हो सकता था? लेकिन रॉस के पास दिखाने के लिए और कोई कार्ड नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वह नक्शा अवश्य लेना है। ये सोचते ही रॉस ने अपना निर्णय ले लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, चचेरे भाई मेहरा, मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं इस नक्शे के लिए कुछ भी करूँगा। उस वाक्य के पीछे का इरादा बहुत स्पष्ट था। रॉस को लगा कि चाहे वह छोटा चचेरा भाई कितना भी शांत और संयमित क्यों न हो, इन शब्दों को सुनकर उसके पास प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। चचेरे भाई मेहरा, रॉस ने ऊंची आवाज में कहा और भौहें सिकोड़ लीं। ... फिर भी कोई जवाब नहीं। यहाँ आरव मेहरा ने अपना सिर घुमाया और विलियम से धीरे से कहा, चचेरे भाई, जाकर मुझे नीलाम की गई वस्तुओं की सूची लाकर दो। रेनबो टीयर्स पाकर आरव मेहरा बहुत खुश था। वह रॉस पर ध्यान देने के मूड में कैसे हो सकता था? उसने 2 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए थे और डूम स्टाफ के लिए 2 अहम ऑगमेंट्स खरीदे थे। इससे आरव मेहरा की नीलामी में कुछ दिलचस्पी पैदा हुई। अध्याय 298। आरव मेहरा ने मूल रूप से इस नीलामी से बहुत उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार 10,000 जादू चक्र के मूल के लिए आवश्यक जादुई रत्न को केवल अमूल्य ही कहा जा सकता है। वह केवल अपनी किस्मत आजमाने और ये देखने के लिए यहाँ आया था कि क्या कुछ दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन उसने अपनी किस्मत इतनी अच्छी होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे 2 आइटम मिल गए जिनकी उसे ज़रूरत थी। वह आखिरकार नीलामी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह नीलामी आने लायक थी। भले ही वह 10,000 जादू चक्र के लिए मूल रत्न न पा सके, लेकिन ये तब तक इसके लायक होगा जब तक वह डूम स्टाफ का एक हिस्सा पूरा कर सके। उसे कुछ हद तक पछतावा भी हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि ओकलैंड में इतनी अच्छी जादुई सामग्री है तो वह 1000 सल सिटी में अपना समय बर्बाद करने के बजाय पहले ही इस जगह पर आ जाता।
और न केवल उसने समय बर्बाद किया था बल्कि कैडिगर द्वारा उसका शोषण भी किया गया था। गोल्ड वाउचर वाले वीआईपी के रूप में आरव मेहरा के अनुरोध को तुरंत पूरा किया गया और विलियम जल्दी से रिच को साथ लेकर वापस आ गया। आमतौर पर 1000 सल्स सिटी में रिच की पहचान के साथ उसे व्यक्तिगत रूप से वस्तुओं की सूची देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि युवा हाई मैच की पहचान थोड़ी खास थी। उसे पहले से ही एक गोल्ड वीआईपी वाउचर मिल चुका था और इस वजह से रिच को कुछ सद्भावना दिखाने की ज़रूरत थी। ये भी तथ्य था कि रॉस मेहरा वहाँ था। रिच और रॉस कुछ सालों से दोस्त थे और वह वास्तव में नहीं चाहता था कि रॉस किसी वस्तु के कारण खुद को कोने में भागते हुए देखे। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करने के अलावा रिच रॉस को कुछ संकेत देने भी आया था। एक बार फिर, हाई मैच मेहरा, ये वह सूची है जिसका आपने अनुरोध किया था, रिच ने आरव मेहरा को एक फैंसी स्क्रॉल सौंपने से पहले सम्मानपूर्वक कहा। धन्यवाद। आरव मेहरा ने स्क्रॉल लेने, उसे खोलने और पढ़ना शुरू करने से पहले सिर हिलाया। जल्द ही उसके शांत चेहरे पर एक प्रसन्न भाव प्रकट हुआ। हाई मैच मेहरा, रॉस ने यह सुनकर अचानक स्तब्ध रह गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसके दूर के चचेरे भाई के पास पहले से ही एक हाई मैच की शक्ति थी। रॉस ने पहली बार अपने चचेरे भाई को ठीक से देखा। वास्तव में उसके चचेरे भाई द्वारा उत्सर्जित मान उतार चढ़ाव में मैजिक कंडक्टिंग रून्स के विलय का निशान था। यह आमतौर पर पहचानना बहुत आसान था क्योंकि कोई भी महान जादूगर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे हाई मैच नहीं थे। उनके मान उतार चढ़ाव हमेशा अव्यवस्थित रहते थे। केवल हाई मैच ही संघनित मान उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर सकते थे क्योंकि उनके मैजिक कंडक्टिंग रून्स विलय हो गए थे, जिससे उनका मान मोटा और स्थिर महसूस होता था। हालांकि रॉस कई बार उस छोटे चचेरे भाई के संपर्क में आया था, लेकिन उसने कभी भी इसे वास्तव में पंजीकृत नहीं किया था क्योंकि वह पक्षपाती था। केवल इस बिंदु पर, जब रिच ने उसे हाई मैच मेहरा कहा, रॉस को पता चला कि उसका छोटा चचेरा भाई एक हाई मैच था। इसके अलावा वह एक बहुत अमीर हाई मैच था। एकमात्र राहत की बात यह थी कि हालांकि ये दूर का चचेरा भाई हाई मैच दायरे में प्रवेश कर चुका था, फिर भी वह उस दायरे के शुरुआती चरणों में लग रहा था। अपने मान उतार चढ़ाव से रॉस स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके पास एक रैंक हाई मैच की शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, उसका चचेरा भाई अभी भी उसके स्तर से बहुत दूर था। यह महसूस करते हुए रॉस ने राहत की सांस ली। दूसरे पक्ष की विशाल संपत्ति ने पहले ही रॉस पर बहुत दबाव डाला था। अगर उसकी जादुई शक्ति भी उसकी अपनी जादुई शक्ति के बराबर होती तो रॉस को उस नक्शे पर जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। ओह रॉस, तुम भी यहाँ हो, क्या संयोग है। सम्मानपूर्वक स्क्रॉल को आरव मेहरा को सौंपने के बाद रिच ने आश्चर्यचकित भाव से रॉस को देखा। हमें एक दूसरे से आखिरी बार मिले हुए कुछ महीने हो गए हैं, है न? नीलामी के बाद हम ड्रिंक लेने चलें। ओह ठीक है। हाई मैच मेहरा का पारिवारिक नाम भी आपके जैसा ही है। क्या वह भी आपके मेहरा परिवार का हिस्सा नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि आपका मेहरा परिवार एक सहस्राब्दी परिवार है। मैं आपको बता दूं, रॉस, आपके परिवार का ये हाई मैच सरल नहीं है। यहाँ तक कि मेरे शिक्षक औलाद भी उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। रिच ने रॉस से नज़रें मिलाने की पूरी कोशिश करते हुए ये सब कहा। मुझे उम्मीद है कि वह आखिरकार बिंदुओं को जोड़ेगा और समझेगा कि वह वही विशेष वीआईपी है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। हाँ, मुझे निश्चित रूप से चचेरे भाई राजीव को बधाई देनी होगी। सर हुलाद ओकलैंड के आर्कमेज में से एक हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान माना जाना। चचेरे भाई राजीव के पास निश्चित रूप से एक महान समर्थक है। दुर्भाग्य से रिच के लिए रॉस ने गलत बिंदुओं को जोड़ा और केवल आरव मेहरा को बधाई दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिच को खून थूकने जैसा महसूस हुआ। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी इतनी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि तुम उसे बधाई दो। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे शिक्षक तुम्हारे छोटे चचेरे भाई पर ध्यान दे रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे शिक्षक कौन हैं? वह ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम्हारा छोटा चचेरा भाई एक हाई मैच है। मैंने पहले भी तुमसे दरवाजे पर काफ़ी देर तक बात की थी। क्या तुम सब कुछ भूल गए? अफसोस की बात है कि रिच ऐसी जगह पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता था। वह रॉस को एक सार्थक नज़र देकर ही अपने इरादे बताने की पूरी कोशिश कर सकता था। रिच, तुम्हारी आंख में क्या चल रहा है? क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो? लेकिन इसके परिणामस्वरूप रॉस केवल उसके लिए चिंतित हो गया। रिच अब खुद को रोक नहीं पाया। भूल जाओ, जो भी होता है होता है। जो भी हो, आगे बढ़ो, रिच ने कहा। उस छोटी सी चर्चा के बाद वह गुस्से से भरा हुआ चला गया। केवल रॉस ही उसके व्यवहार से काफ़ी हैरान था। क्या रिच के साथ कुछ गड़बड़ है? वह दरवाजे पर हमारी चर्चा के दौरान पहले से ही काफ़ी अजीब था और अभी तो और भी बुरा था। वह लगातार क्यों पलकें झपका रहा था? क्या वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था? लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे कुछ खास समझ नहीं आया। आरव मेहरा इस समय आइटम की सूची का अध्ययन कर रहा था। ब्लैक हॉर्न नीलामी की यह यात्रा वास्तव में इसके लायक थी। रेनबो टीयर्स के बाद कुल 7 आइटम थे जिनमें उनकी रुचि थी। उनमें से 6 का उपयोग डूम स्टाफ के लिए ऑगमेंट के रूप में किया जा सकता था। वह क्रिस्टल पेज है। स्क्रॉल पर परिचय से यह देखा जा सकता था कि यह क्रिस्टल पेज किसी की हथेली के आकार का था और कई अक्षरों से ढका हुआ था।
अगर वह गलत नहीं था तो ये क्रिस्टल पेज संभवतः मृत्यु की पुस्तक सत्य अध्याय का 6वां पृष्ठ था। लेकिन जिस चीज ने आरव मेहरा की सबसे ज्यादा दिलचस्पी खींची वह थी अंतिम आइटम। वह मुट्ठी के आकार का स्टार जेम था। चित्रण और विवरण ने इसे चकाचौंध कर दिया। चित्रण पर एक नज़र डालते ही आरव मेहरा को पता चल गया कि उसे वह रत्न मिल गया है जिसकी उसे 10,000 स्पेल व्हील के लिए ज़रूरत थी। अफवाह थी कि तारों वाले आकाश में हर तारे का अपना जीवन होता है। ये कई मिलियन साल, अरबों या उससे भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि गिरने से पहले यह एक पल में फट जाएगा, अपनी सारी रोशनी और गर्मी के साथ फट जाएगा और फिर धूल में बदल जाएगा और पीछे सिर्फ एक स्टार जेम छोड़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ एक किंवदंती थी। किसी ने कभी किसी तारे के गिरने को नहीं देखा, यहाँ तक कि आरव मेहरा को भी नहीं पता था कि 30,000 साल बाद इसके विनाश के बाद नोसेंट का अंत कैसे हुआ। लेकिन एक बात पक्की थी, स्टार जेम आसमान से आया था। वे नोसेंट में उल्का वर्षा के साथ गिरते थे, सहस्राब्दियों तक दबे रहते थे जब तक कि किसी ने उन्हें खोज नहीं लिया। स्टार जेम में स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। नोसेंट के इतिहास में कई प्रसिद्ध ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स थे जो अपने मूल के रूप में स्टार जेम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन स्टार जेम हमेशा बहुत दुर्लभ रहे थे, खासकर मुट्ठी भर के। आरव मेहरा ने उन किताबों में उनमें से 10 से ज़्यादा का जिक्र नहीं देखा था। उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यदि यह स्टार जेम 10,000 स्पेल व्हील का मूल बन गया तो ये स्पेल व्हील को तुरंत एक शीर्ष ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल बना सकता है, और एक बार जब एंडरफा इसे ले जाता है तो यह एक मैजिक टूल भी बन सकता है जो वास्तव में इतिहास पर अपनी छाप छोड़ देगा। आरव मेहरा को पता था कि उनके द्वारा तैयार किया गया पहला ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल जल्द ही पैदा होगा। विलियम, यहाँ आओ। जब आरव मेहरा इस बारे में सोच रहा था तब सेलेन, जो इन बोली युद्धों में 2 बार पराजित हो चुका था, अपने निजी कमरे से बाहर निकल गया था। वह बहुत आक्रामक भी लग रहा था क्योंकि उसने 5वीं पंक्ति की ओर भागते हुए ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक गार्ड को धक्का दिया था। विलियम मेहरा, क्या तुम पिटाई की तलाश में हो? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम उन वस्तुओं के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हो? तुम काफी साहसी हो। सेलेन के पीछे आधा दर्जन अधीनस्थ थे जो थोड़े डरावने लग रहे थे। उसने बाकी सभी को नज़रअंदाज किया और विलियम के सामने रुक गया, उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए। ऐसा मत सोचो कि थोड़े पैसे होना कोई बड़ी बात है। बस रुको, मैंने पहले ही परिवार से अनुरोध कर दिया है। शार्लोट परिवार अगले 7 आइटम जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है, साथ ही अंतिम आइटम भी। अध्याय 299। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वर्तमान विलियम मेहरा रॉस मेहरा से भी नहीं डरता था, तो वह सेलेन शार्लोट से कैसे डर सकता था? वह खड़ा हुआ और उसने व्यंग्य किया, तुमने कहा था कि तुम अगले आइटम जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। तुम्हें लगता है कि ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्वामित्व तुम्हारे शार्लोट परिवार के पास है? विलियम, क्या तुमने सोचा था कि मैं ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डोमेन में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ब्लैक आयरन वीआईपी हूं। ये कहने के बाद सेलेन ने अपना हाथ हिलाया और उसके अधीनस्थों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। आम लोगों की नज़र में ये लोग वाकई बहुत खूंखार लग रहे थे, लेकिन आरव मेहरा और रॉस, जो जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर अनगिनत बार चल चुके थे, उन्हें एक नज़र में ही पता चल गया कि वे कुलीन, अनुभवी योद्धा थे। उनमें से प्रत्येक को जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से गुजरना पड़ा था और हत्या करना उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। ठीक है सेलेन, तुम बहुत शोर मचा चुके हो। ये देखते हुए कि जल्दी ही लड़ाई शुरू हो सकती है, रॉस के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह विलियम को कितना भी नापसंद करता हो, वह अभी भी एक मेहरा था। वह शार्लोट परिवार द्वारा उसे कैसे धमकाया जा सकता था? और जब सेलेन यहाँ हंगामा कर रहा था तो वह अपने दूर के चचेरे भाई के हाथों से वह नक्शा कैसे ले सकता था? रॉस ने सोचा था कि चूंकि वह आगे आया और हस्तक्षेप किया, 5वें रैंक के उच्च जादूगर के रूप में अपनी स्थिति के साथ, सेलेन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो। दुर्भाग्य से रॉस एक बात भूल गया। वह भूल गया कि उसने पिछले कुछ साल प्लेना अभियान में बिताए थे और हालांकि वह पूरे समय बहुत प्रसिद्ध हो गया था, उसने शायद ही कभी ओकलैंड में खुद को दिखाया हो। रॉस के लिए दुख की बात यह है कि वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सेलेन ने पलटकर कहा, तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? बच्चे, यह मत सोचो कि तुम विलियम की जान को गले लगाकर मेरे सामने बेशर्मी दिखा सकते हो, यंग मास्टर सेलेन। अगर तुम चार्लोट परिवार को नाराज करोगे तो तुम्हारा भविष्य बहुत मुश्किल होने वाला है। आहा। इन शब्दों ने विलियम को जोर से हंसाया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे रॉस को इस स्थिति में देखकर मजा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रॉस लगभग गुस्से में फट पड़ा। वह मेहरा परिवार के 3 युवा प्रतिभाशाली लोगों में से एक और अंतहीन वसंत की शक्ति के साथ 5वीं रैंक का उच्च जादूगर होने के नाते वास्तव में विलियम की चापलूसी करने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में गलत समझा गया था। अगर यह बात फैलती तो कितने लोग हंसते। अगर वह ऐसा कर सकता तो रॉस उसे थप्पड़ मारता और उसके सारे दांत तोड़ देता। लेकिन इस योजना में एक समस्या थी। रॉस यह नहीं भूला था कि यह जगह ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डोमेन था। वह भी सेलेन शार्लोट की तरह ब्लैक आयरन वीआईपी था। अगर यहाँ कोई लड़ाई छिड़ जाती तो ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स अनिवार्य रूप से हस्तक्षेप करता।
ये ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों के कारण था और वह रिच के साथ अपनी दोस्ती के बावजूद इसे बदल नहीं सकता था। रॉस ने इसे सहन किया, अपने गुस्से को दबाने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और जब उसने फिर से बात की तो उसकी आवाज़ पहले से ही डरावनी ठंडी थी। अच्छा, सलेन शार्लोट, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हाँ, ओकलैंड इतना बड़ा है, बहुत से लोग हैं जो इस यंग मास्टर सलेन को याद करते हैं, उसने आरव मेहरा की ओर इशारा करने से पहले तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। और तुम, बच्चे, यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम विलियम की बोली लगाने में मदद कर रहे थे। तुम्हें इस यंग मास्टर सलेन को याद रखना चाहिए। अगर तुम अगली किसी भी वस्तु पर बोली लगाओगे तो मैं तुम्हें 10 बार थप्पड़ मारूंगा, और अगर तुम 2 बार बोली लगाओगे तो मैं तुम्हें 20 बार थप्पड़ मारूंगा। अपना हाथ हटाओ, तुम मेरी नज़र को रोक रहे हो। आरव मेहरा सिर्फ वस्तुओं की सूची पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसे सलेन शार्लोट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब सलेन शार्लोट का हाथ आरव मेहरा की नज़र में आ गया। इस हरकत ने तुरंत आरव मेहरा की भौहें थोड़ी ऊपर उठा दी। सिर्फ विलियम ने आरव मेहरा के सूक्ष्म परिवर्तन को देखा। बेवकूफ, तुमने उस व्यक्ति को उकसाया जिसे तुम्हें नहीं भड़काना चाहिए था, तुम सच में किस्मत से बाहर हो। विलियम ने स्वाभाविक रूप से सलेन शार्लोट को चेतावनी नहीं दी, उसने सिर्फ किनारे से तमाशा का आनंद लिया और नीलामी हॉल की छत को देखकर ऐसा अभिनय किया जैसे कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सलेन शार्लोट को बस यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह बस इस बदकिस्मत रास्ते पर आगे और आगे बढ़ती रही। अरे वाह, तुम बहुत घमंडी हो बच्चे, मैं इसे एक बार और कहूंगा, अपना हाथ हटाओ, तुम मेरी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहे हो। आरव मेहरा ने सलेन शार्लोट पर एक नज़र डालने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। अरे, तुम इस यंग मास्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इस तरह के व्यवहार के बाद सलेन गुस्से से भर गया। तुम लोग आओ और इस बच्चे को मेरे लिए बाहर फेंक दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह अपने दांतों को जमीन पर बिखरा हुआ देखने के बाद भी इतना घमंडी व्यवहार करेगा। सलेन का आदेश सुनकर कुछ भयंकर अधीनस्थों ने हमला कर दिया। ये अनुभवी योद्धा संभवतः शार्लोट परिवार की प्लेनर सेना का हिस्सा थे। उन्होंने पहले यह नहीं दिखाया था, लेकिन अब वे दुर्जय आभा से भर गए थे। देखने वाले तितर बितर हो गए। उन अधीनस्थों की आभा लगभग विशेषज्ञ तलवारबाजों जितनी शक्तिशाली थी। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे घायल हो सकते हैं। ये स्थिति देखकर रॉस ने एक फ्लेम रिंग तैयार की, लेकिन जैसे ही वह इसे डालने वाला था उसने खुद को रोक लिया, ये याद करते हुए कि यह अपने चचेरे भाई से एहसान करवाने का एक शानदार अवसर था। इस प्रकार रॉस ने इंतजार किया। वह संघर्ष शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि सलेन एक 4th रैंक एक्सपर्ट तलवारबाज था जिसके कुछ मजबूत अधीनस्थ थे। उसे लगा कि भले ही उसका चचेरा भाई एक हाई मैच हो, लेकिन उसे उस संघर्ष में निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उसे बस उस पल का इंतजार करना था। इसके बाद वह गंदगी को साफ करने के लिए आगे आ सकता था। तो क्या वह इतने बड़े उपकार के बाद भी मुझे नक्शा नहीं देगा? लेकिन रॉस को नहीं पता था कि विलियम ने पहले ही उसकी हरकतों को देख लिया था और अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ा रहा था। इस बार विलियम एक दर्शक की तरह काम कर रहा था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि रॉस फ्लेम रिंग डालने की तैयारी कर रहा था और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चतुर हो, फिर भी तुमने इतना बड़ा अवसर खो दिया। विलियम को लगा कि रॉस की हरकतें बेहद मूर्खतापूर्ण थीं क्योंकि वह अपने छोटे चचेरे भाई के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों पर कुछ भी एहसान करने से नफरत करता था। अगर रॉस ने तुरंत उसकी मदद की होती तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह अपने चचेरे भाई पर एहसान जरूर करता। वह उपकार शायद सिर्फ एक नक्शा नहीं था, हो सकता है कि उसने विलियम की तरह ही उसकी पूरी जिंदगी बदल दी हो। दुर्भाग्य से रॉस ने ऐसा अवसर खो दिया था, और निश्चित रूप से जैसे ही रॉस ने अपनी फ्लेम रिंग को रोका, बैठा हुआ युवा हाई मैच अचानक हिल गया। एक जलता हुआ सांप दिखाई दिया जो मुड़ रहा था। विशेषज्ञ तलवारबाज रैंक के पास पहुंचे कुछ योद्धाओं ने तुरंत ही करुण चीखें निकालीं। एक पल में ही नीलामी हॉल में खून की गंध फैल गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हुआ था, वे कुछ कुलीन लोग जमीन पर गिर पड़े और खून जमा देने वाली चीखें निकालते हुए उनमें से प्रत्येक ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लिया। अब हर कोई परिणाम देख सकता था। सलेन शार्लोट द्वारा यहां लाए गए सभी अधीनस्थों के दाहिने हाथ बिना किसी अपवाद के उस जलते हुए सांप ने जला दिए थे। उनके दाहिने हाथ कोयले की तरह दिख रहे थे, बाहरी परत जली हुई लकड़ी के टुकड़े की तरह काली थी। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। जलता हुआ सांप उनकी भुजाएं जलाने के बाद भी वहीं रह गया। वह एक अधीनस्थ से कूदकर सलेन के सामने रुक गया। सलेन पूरी तरह से भयभीत था। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह सफेद था। हालांकि उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर तलवार को पकड़े हुए था, लेकिन वह कांप रहा था और उसे म्यान से बाहर भी नहीं निकाल पा रहा था। वह अभी भी उसी अवस्था में था जब जलता हुआ सांप उसके शरीर के करीब आ गया। वह बस पीछे हटता रहा, लगातार कांपता रहा। जब वह आखिरकार होश में आया तो उसने चिल्लाया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, उस लानत वाली चीज को दूर करो। नीलामी हॉल पूरी तरह से शांत था। नीलामी हॉल में बहुत देर तक सिर्फ सलेन की चीखें गूंजती रहीं। वे सभी सलेन शार्लोट को सहानुभूति से देख रहे थे। एक 4th रैंक विशेषज्ञ तलवारबाज को पहले से ही ओकलैंड में उत्कृष्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भविष्य में वह शार्लोट परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा।
लेकिन अब ये 4th रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज उस जलते हुए सांप से बुरी तरह डर गया। सांप अब सलेन की बांह के चारों ओर लिपटा हुआ था, वह बांह जिसने आरव मेहरा की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि विशेषज्ञ तलवारबाज के शरीर की रक्षा करने वाली आभा थी, लेकिन इसकी शक्ति ज्वलंत सांप की तुलना में फीकी थी और यह जल्दी से अंधेरा होने से पहले केवल कुछ समय तक ही टिक सका। गार्ड गार्ड। कुछ कदम पीछे हटने के बाद सलेन को अचानक ब्लैक आयरन वीआईपी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की याद आई। लानत है गार्ड, तुम कहाँ हो? मैं एक सम्मानित ब्लैक आयरन वीआईपी हूँ, आपके ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या अफसोस है, किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अध्याय 300। सलेन के शरीर को ढकने वाली आभा धीरे धीरे मंद होती जा रही थी और उसकी बांह पर लिपटा हुआ ज्वलंत सांप इतना गर्म हो रहा था कि वह एक चमकदार चमक छोड़ रहा था। अरे पहरेदार, क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और मुझे बचाओ, मैं एक ब्लैक आयरन वीआईपी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सलेन की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठीं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। न केवल नीलामी हॉल की रखवाली करने वाले कुछ दर्जन महान तलवारबाज थे, बल्कि कुछ गार्ड लीडर भी थे जो विशेषज्ञ तलवारबाज थे। रिच भी था, जो एक उच्च जादूगर था, साथ ही एक आर्कमेज भी निगरानी कर रहा था। नीलामी हॉल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिष्ठा व्यर्थ नहीं गई, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति जिसे व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए थी हिलता डुलता नहीं था। वे सभी अपने निर्धारित स्थानों पर ही रहे, मानो वे देख ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? सलेन के शरीर पर आभा लगभग गायब हो चुकी थी और उसे अपनी बांह पर पहले से ही कुछ तेज दर्द महसूस हो रहा था। भयावह गर्मी ने उसे लगभग पागल कर दिया। मैं एक ब्लैक आयरन वीआईपी हूँ। सलेन को और भी निराशा महसूस होने लगी। उसकी बांह पर तेज बुखार और तेज दर्द ने उसे चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया काली और सफ़ेद हो गई हो, जबकि उसकी खुद की आवाज़ और भी दूर होती जा रही थी। भूल जाओ चचेरे भाई, विलियम के शब्दों ने सलेन की मदद की। उसके दादा की तुम्हारे दादा से कुछ दोस्ती थी। ओह, आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन आखिरकार आरव मेहरा ने स्यूडोस को वापस बुला लिया। स्यूडोस से मुक्त होने के बाद सलेन जमीन पर लेटा हुआ था, हवा के लिए हॉर्न रहा था जैसे कि वह हीट स्ट्रोक से गिर रहा हो। सलेन को कुछ ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ मिनट लगे, लेकिन अब वह आरव मेहरा को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने डर और नफरत से भरी एक नज़र डाली और फिर तेजी से 1 दर्जन मीटर पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक झाड़ी में एक वाइपर को देखकर पीछे हट रहा हो। उसे डर है कि अगर वे बहुत धीमे रहे तो उन्हें काट लिया जाएगा। काफी दूर जाने के बाद सलेन रुक गया। उसने आरव मेहरा को देखने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय एक उदास भाव के साथ रिच पर अपना सारा गुस्सा निकाला। रिच, आपके ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या चल रहा है? मैं एक ब्लैक आयरन वीआईपी हूँ। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो क्या आपको इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? माफ़ी चाहता हूँ यंग मास्टर सलेन। रिच ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और शांति से जवाब दिया, जिस व्यक्ति पर आपने हमला किया है वह एक गोल्ड वीआईपी है। मुझे गोल्ड की परवाह नहीं है। सलेन अपनी बात पूरी करने से पहले रुक गया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें हास्यपूर्ण ढंग से उभरी हुई थीं। उसने रिच को बहुत देर तक देखा और फिर ध्यान से पूछा, क्या? तुमने क्या कहा? गोल्ड वीआईपी? वास्तव में यंग मास्टर सलेन, जिस व्यक्ति पर आपने हमला किया है वह गोल्ड वीआईपी है। रिच ने सिर हिलाया। परिणामस्वरूप आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपको और आपके परिवार को इस मामले के लिए स्पष्टीकरण देना होगा। जो कुछ हुआ उसके लिए वह गोल्ड वीआईपी आपको और भी आगे तक परेशान कर सकता है। मेरा विश्वास करें, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास आपको और आपके परिवार को ब्लैकलिस्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सलेन वहीं खड़ा था, स्तब्ध। उसने पूछा, क्या वह वास्तव में गोल्ड वीआईपी है? निश्चित रूप से वह गोल्ड वीआईपी है। बिल्कुल नहीं। एक बार फिर पुष्टि करने के बाद सलेन शार्लोट डर से रोने लगी। कैसे मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ? ये तो बस एक छोटा सा संघर्ष था, मैं गोल्ड वीआईपी पर कैसे गिर सकती हूँ? यह एक मजाक होगा। सलेन शार्लोट को ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्र में गोल्ड वीआईपी पर हमला करने के परिणामों की गंभीरता का पता कैसे नहीं चल सकता। यह कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं थी। जब तक गोल्ड वीआईपी कुछ कहता, गार्ड लीडर और यहाँ तक कि रिच और आर्कमेज भी बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देते। वे उसे मौके पर ही मार भी सकते थे और ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स शार्लोट परिवार को जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर सकता था और पैट्रियार्क के पास स्पष्टीकरण देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मैं सच में नहीं जानता था। सलेन रो पड़ा। वह निजी बॉक्स में भी नहीं था। एक गोल्ड वीआईपी नीलामी हॉल में कैसे हो सकता है? क्या ये लोगों को गुमराह नहीं कर रहा है? युवा मास्टर सलेन, मैं नीलामी का प्रभारी एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मुझे स्पष्टीकरण देना बेकार है। रिच। सलेन का दिमाग खराब हो गया था। वह रिच को पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने वाकई ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरी मदद करो। शार्लोट परिवार तुम्हारा आभारी रहेगा और तुम्हारा बदला चुकाएगा। मैंने कहा, यंग मास्टर सलेन, मैं नीलामी का प्रभारी एक छोटा सा अधिकारी हूँ।
तुमने गोल्ड वीआईपी पर हमला किया, यह मेरे बस की बात नहीं है। रिच ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हें एक निजी सुझाव दे सकता हूँ। आप उस गोल्ड वीआईपी से विनती करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वह आपको माफ़ करने को तैयार है तो हमारा ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वाभाविक रूप से इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। विनती, विनती, बढ़िया, मैं समझता हूँ। धन्यवाद, रिच। सलेन को अब अपने डर की परवाह नहीं थी और जल्दी से रिच को धन्यवाद देने के बाद उसने एक घिनौनी मुस्कान बनाई और कांपते हुए आरव मेहरा की ओर दौड़ा। चचेरा भाई राजीव। रॉस का मूड काफी जटिल था। पहले रॉस ने गंदगी साफ करने और अपने दूर के चचेरे भाई को बचाने से पहले लड़ाई शुरू होने का इंतजार करने के बारे में सोचा था। मेहरा परिवार के सम्मान की रक्षा करते हुए अपने चचेरे भाई को सुविधाजनक तरीके से अपना एहसान चुकाने के लिए वह इस एहसान को नक्शे के बदले में देना चाहता था। लेकिन अब रॉस को अचानक पता चला कि उसकी योजना विफल होने वाली थी। उसके चचेरे भाई को इस संघर्ष को सुलझाने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसने इसे ऐसे तरीके से सुलझाया था जिसकी उसने खुद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस दृश्य ने रॉस को सच में डरा दिया। सिर्फ एक लौ ने कई अनुभवी चोटी के महान तलवारबाजों को घायल कर दिया और फिर सलेन चार्लोट जैसे 4th रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज को उसकी पैंट गंदी कर दी। ऐसी भयावह शक्ति रॉस मेहरा की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। रॉस ने इस स्थिति के बारे में सोचा। अगर वह कई महान तलवारबाजों की सुरक्षा में रहते हुए सलेन चार्लोट को हराना चाहता था, उसे अंतहीन वसंत का उपयोग करना होगा। फिर भी उसका छोटा चचेरा भाई हिलता तक नहीं था। उसने केवल एक लौ बुझाई और फिर शांति से प्रतीक्षा की। इसका क्या मतलब था? ये चौंकाने वाला था। भले ही वह लौ केवल एक जादुई उपकरण थी, पर्याप्त शक्ति के बिना कोई ऐसे शक्तिशाली जादुई उपकरण को कैसे नियंत्रित कर सकता है? रॉस को आखिरकार पता चल गया कि हजारों पालों वाले शहर का ये दूर का चचेरा भाई उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने हास्यास्पद रूप से सोचा था कि उसका ये चचेरा भाई केवल एक साधारण धनी व्यवसायी था जिसके पास पैसा था, लेकिन उसने वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं किया था क्योंकि वह एक छोटे शहर से आया था। उसे यकीन था कि जब तक वह कुछ लाभ प्रदान करता है, वह उस नक्शे के बदले में विनिमय करने में सक्षम होगा। लेकिन अब वह बता सकता था कि उसके पिछले शब्द कितने हास्यास्पद थे। कीमिया, तकनीक, जादू का ज्ञान। जिस तरह से उसने पैसे खर्च किए, उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे कैसे नहीं हो सकते थे? ये 2 मिलियन से अधिक स्वर्ण थे। यह एक आर्कमेज को हिलाने के लिए पर्याप्त था। जहां तक उसके 2 आध्यात्मिक जादू के औजारों की बात है, अब यह एक मजाक जैसा लग रहा था। उसने आग के उस गोले की शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा था। अगर यह किसी जादू के औजार से था तो वह शक्ति कम से कम ट्रू स्पिरिट मैजिक औजार के स्तर की थी। उसके 2 शीर्ष आध्यात्मिक जादू के औजारों की तुलना नहीं की जा सकती थी। और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। उस भयानक ज्वाला के कारण रॉस को कुछ परेशानी का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर वह उसे धमकाता रहता या उस पर हमला करने की कोशिश करता तो उसे उस ट्रू स्पिरिट मैजिक औजार का सामना करना पड़ता। वह एक आर्कमेज के बराबर की शक्ति थी। अगर वह उस पर हमला करने के लिए फट पड़ता तो वह 5वीं रैंक का हाई मैच होने के बावजूद भी अंतहीन स्प्रिंग के साथ उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यह एक सवाल होगा कि क्या वह एक टुकड़े में पीछे हट सकता है? उस नक्शे को पाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने ये सोचा तो रॉस को बहुत पसीना आने लगा। उसका मुंह खुला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। नक्शा, है न? आरव मेहरा ने सबसे पहले बात की। वापस जाने के बाद इस बारे में बात करते हैं। रॉस पहले तो चौंका, फिर अचानक खुश हो गया। हाँ, जब हम वापस जाएंगे। रॉस का मूड रोलर कोस्टर जैसा था। शुरू में तो वह बहुत उदास था, लेकिन आरव मेहरा की बातें सुनकर वह तुरंत खुश हो गया। रॉस के लिए वह नक्शा बहुत महत्वपूर्ण था। बस अब मुझे परेशान मत करो। बेशक। रॉस ने ये सुनकर स्वाभाविक रूप से अपना रवैया बदल दिया कि नक्शा पाने की अभी भी उम्मीद है। रॉस से निपटने के बाद आरव मेहरा की नज़र नीलामीकर्ता पर लौट आए। नीलामीकर्ता एक आइटम पेश करने के बीच में था। वह एक डार्कनेस ईविल पायथन की पायथन स्किन थी। कहने की जरूरत नहीं है, वह आइटम निश्चित रूप से मर्करी टॉवर से आया था। डार्कनेस ईविल पायथन के निशान केवल मर्करी टॉवर द्वारा कब्जा किए गए गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन में पाए जा सकते थे।